सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि वॉइस और सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। गुरु जी को मेरा सजता। अच्छा, चलिए एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि वॉइस और सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। फिर 20 को है एग्ज़ाम कानपुर सेंटर। अच्छा निखर। चलिए ऑल प्रॉपर है। स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने एक्चुअल में इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट किया था। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? अभी वॉइस आ रही है? अभी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस्लामिक इन्वेजन के बारे में, और हमने देखा था कि सबसे पहला जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था इंडिया में वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, इसने इंडिया में 712 एडी पर अटैक किया था। सिंध प्रांत में अटैक किया था इसने, और किंग दाहिर की हत्या करी थी। देन हमने पढ़ा था कि महमूद गजनवी की, ठीक है, महमूद गजनवी की इन्वेजन पढ़ी थी हमने, जो गजनवाइड एम्पायर से आया था, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वाले रीजन में है। और इस महमूद गजनवी ने इंडिया में 1001 यानी 1100 एडी से लेकर, यानी बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी एडी 1027 एडी तक इसने टोटल 17 टाइम्स अटैक किया था। और कमेंट में बताएंगे इसका 16th अटैक कौन सा था, 16वां अटैक जो था। और पहला वाला हमने देखा था पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर खेला था, जहाँ पर इसने किस राजा की हत्या करी थी, जो पेशावर जो उस समय पुरुषपुरा होता था, वहाँ पर उनकी एक तरह से डेथ तो नहीं लेकिन उनको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया था। एंड तीसरा हमने पढ़ा था, एंड दैट वाज मोहम्मद गौरी का इन्वेजन। ये जो मोहम्मद गौरी है, जो गुरिड एम्पायर से था, इसने सबसे पहले तो 1178 पर अटैक किया गुजरात में, सोलंकीज ने हरा दिया, क्वीन नाइकी देवी ने। देन 1191 में इसने बैटल ऑफ तराइन खेला पृथ्वीराज दी थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, हार गया। देन अगेन 1192 एडी में जीत गया, यानी कि नेवर गिव अप। ठीक है, इसके मैं सीख दिया इसने।
और ये जो स्टोरी चलती है ना, कि 17 बार अटैक किया महमूद, इस मोहम्मद गौरी के आई थिंक रिगार्डिंग स्टोरी चलती है कि 17 बार अटैक किया, 16 बार हार गया, 17वीं बार जीत गया, फर्जी है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार तो 17 बार अटैक नहीं किया, और महमूद गजनी ने 17 बार अटैक किया, चाहे महमूद गजनवी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो, सब हारे थे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सारे ही हारे, जैसे महमूद गजनवी है तो इसने जैसे 17 है, जैसे हार जीत क्या, उसका मेन काम तो लूटने का, ऐसा वहाँ पे रहने का काम नहीं था, तभी इनको हम इस्लामिक इन्वेजन बोलते हैं, क्योंकि सेटल होने के लिए नहीं आए थे, ये बस लूटने के लिए आए थे, प्लंडर करने के लिए आए थे बस। ठीक है, तो बस बचपन की स्टोरीज़ हैं, तो बचपन तक ही रहेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 3 ये हमारे इस्लामिक इन्वेजन हुए थे, और फिर हमने पढ़ा था। ठीक है, यस 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, जहाँ पर जो गहलवाल राजपूत रूलर थे राजा जयचंद, उनको हराया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद हमें पता है कि इसका जो गौरी का जाने के बाद क्या हुआ था, इसका एम्पायर बट गया था। यहाँ पर दिल्ली के अराउंड कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया था। ठीक है, या कुबाचा आ गया था, और यहाँ यालदूज आ गया था। यालदूज को हराया था थर्ड बैटल ऑफ तराइन में, किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, वो खैर उतना पूछता नहीं। और यहाँ पर हमारा एक आ गया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। बट हमें किसके बारे में पढ़ना था, हमें पढ़ना था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि अब यहीं से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। लेकिन ये ओरिजिनली दिल्ली सल्तनत नहीं थी, बिकॉज हमें पता है कि मेन जो काम हो रहा था, रूलिंग हो रही थी, वो लाहौर से हो रही थी। लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत फाउंड करी। इसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, जिसको कि मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। और ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, कमेंट बताएंगे। ये ट्राइब चलती है 1206 से लेके 1290 तक, जिसमें कि हमने पढ़ा था, एक सेकंड पूरा हम रिवाइज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, सो दैट वो पूरा जो क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेटअप हो जाए आपके। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1210 तक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसको लाख बख्श के नाम से जानते थे। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था इसने, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो इसने बिल्ड करवाया था। और इसकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते या फिर जिसको हम चौगान बोलते हैं। देन इसके बाद इसका स्लेव और इसका दामाद 1210 से लेकर 1236 के बीच में रूल किया, जिसका नाम था इल्तुतमिश। यही था जिसने सबसे पहले, मतलब दिल्ली सल्तनत का रूलर, जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। क्योंकि पहले भी दिल्ली कैपिटल रही थी, जैसे चौहान्स के टाइम पे दिल्ली कैपिटल थी। सबसे पहले दिल्ली बिकेम द कैपिटल ड्यूरिंग दी अंगपाल तोमर, जो तोमर डायनेस्टी के रूलर थे। तो सबसे पहले तोमर डायनेस्टी का ही रूल था वहाँ पर। लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शिफ्ट किया, सिल्वर टंका कॉपर जीतल चलाया, एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तुर्काने चहलगानी सिस्टम लेके आया। और इसने सक्सेसफुली जो मंगोल का इन्वेजन है, अंडर हुम, अंडर चंगेज खान, उसको सक्सेसफुली रेजिस्ट किया। ठीक है, अब कुछ लोगों का आई थिंक कल कुछ डाउट आ रहा था, एंड दैट वाज रिगार्डिंग की ट्रांस ऑक्सियाना जो एम्पायर है, ठीक है, इसके अराउंड चंगेज़ खान का इन्वेजन कब हुआ था, कब इसने मतलब कॉन्कर किया था। तो 1219 होगा। काफ़ी लोग 1213 पता नहीं, कल डाउट भी आ रहे थे। 1219 होगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन इल्तुतमिश की हो जाती है डेथ। ठीक है, 1236 में। तो इसका कोई एबल शासक तो था नहीं, मतलब एक एबल कोई बेटा तो था नहीं। इसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, जो थ्रोन पे बैठती 1236 से लेकर 1240 तक, शॉर्ट टाइम के लिए। और हमें पता है वो अल्तुनिया और भटिंडा पर अटैक करती है। पहले तो याकूत को बेचती, याकूत मार दिए जाते हैं। देन अल्तुनिया, ये रज़िया खुद जाती है अल्तुनिया के पास। अल्तुनिया भटिंडा में जो किला, जो फोर्ट होता है, वहाँ पर इनको बंद कर लेता है। देन शादी होती है, वापस आते हैं, लेकिन वहीं पर बीच में ही दोनों मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम था रज़िया का, हु वॉज दी ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ दी दिल्ली सल्तनत, और फॉर दैट मैटर इस्लामिक, अगर हम विमेन की बात करें तो इस्लामिक रूल के दौरान ये ओनली विमेन थी। ठीक है, 1240 से लेकर 1266 तक, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर बलबन का रूल नहीं था। तो किसका था जरा बताइए, जिसके अंडर में बलबन वॉज अ नाइब था, हमने देखा था। देन उसके बाद बलबन आया था 1267 से लेके 1287 के बीच में। बलबन ने क्या किया था, बलबन ने पहले तो चहलगानी सिस्टम को ख़त्म किया, इक्ता को नहीं, चहलगानी को। इसने जो नोबिलिटी, जिसने जो क्राउन है उसका जो एक तरह से पावर है उसको रिस्टोर किया। कैसे कि भाई सिजदा करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तुमको यानी कि झुकना पड़ेगा, पैबोस यानी हमारी फीट किस करनी पड़ेंगी। और इसने खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया, आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया। तो ये चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। एंड इसने नवरुज़ जो फेस्टिवल है, पारसी फेस्टिवल, उसकी शुरुआत भी करी थी। और ये था नसीरुद्दीन महमूद के अंडर में नाइब, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देन इसके बाद 1287 के बाद इसका जो क्या बोलते हैं ग्रैंड सन होगा, यानी कि इसका पोता आया, और उसका नाम था 1287 से लेके 1290 तक आया। कौन, कैकूबाद।
ठीक है। इसका पोता था, एज कम थी। इसके मिलिट्री कमांडर ने, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मलिक फ़िरोज़। क्या नाम था? मलिक फ़िरोज़। उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, मलिक फ़िरोज़, जो कि पार्ट ही था चहलगानी का। वो जो चहलगानी हम नहीं पढ़ रहे थे, जिसको बलबन ने वो कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ख़त्म करोगे, ठीक है, तो जो चहलगानी हैं वो किसी ना किसी तरह से तो रिवेंज लेना चाहेंगे और फिर से वो ऊपर आना चाहेंगे। यस, रजत तिवारी, आयरन और ब्लड की पॉलिसी भी इसने अपनाई थी, है ना। कौन सा बंगाल का रूलर था जिसने कि अपना बोला था कि नहीं, तो हम तो इंडिपेंडेंट है और हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जिसकी इन्होंने कैंची बनवा दी थी बलबन ने, बताओ। तो मलिक फ़िरोज़ उसका नाम था, जिसको कि हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कि अब एक नई डायनेस्टी लाया दिल्ली सल्तनत के अंदर। आई अगेन रिपीट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली सल्तनत को आप कंपेयर करिए किसी राज्य से। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में कभी बसपा थी, कभी सपा है, कभी आज भाजपा है, हो सकता है कांग्रेस आ जाए। तो ये क्या है, ये आप डायनेस्टी से कंपेयर कर सकते हो इसको, कि दिल्ली सल्तनत एक पूरा हम बोल सकते हैं प्रोविंस है। उस पर पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर मामलुक डायनेस्टी जो इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, फिर शमसी ट्राइब, और अब इसमें आएगी खिलजी डायनेस्टी। तुगरिल बेग, बिल्कुल सही सभी लोग, यानी कि सभी लोग रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, नहीं तो सीधा हम लोग यहाँ से भी आ सकते थे। हिस्ट्री में रिवीजन मतलब पूरी क्रोनोलॉजी को समझना, दिमाग में फिट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्रोनोलॉजी समझ आ गई, तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आराम से। इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसके लिए हिस्ट्री एकदम प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नहीं तो फिर हमेशा दिक्कत ही करती रहेगी जीवन भर आपको हिस्ट्री। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी आई अभी, जलालुद्दीन खिलजी, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि क्या था, मलिक फ़िरोज़। ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। एज सच बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे रणथंभौर है राजस्थान में, वहाँ पर इसने किया, चढ़ाई करी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, अंपायर को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, लेकिन ऐसा हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि ये 6 साल तक रूल किया, 90 से लेकर 96 तक। ठीक है, 96 तक। इसके बाद इसके नेफ्यू, इसका नेफ्यू और वही उसका सन इन लॉ भी था, दामाद भी था और भांजा भी था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी, और हत्या करवाने के बाद खुद यहाँ पे थ्रोन पे बैठ गया। अब इसका रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी दिल्ली सल्तनत में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेन है अगर किसी का, तो अलाउद्दीन खिलजी का ही है। इसका नाम क्या है, जैसे कि उसका हमने देखा था मलिक फ़िरोज़ है, तो इसका नाम है अली गुरशस्प। अली, ये इनका पर्सनल नेम होता है, अली गुरशस्प। ठीक है, तो अलाउद्दीन की इंपीरियलिज्म की चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन ने कैसा क्या स्टार्ट किया। तो 1296 में थ्रोन पे बैठा, उसके बाद, ठीक है, और ही वॉज मलिके तुज़्ज़ुर। ठीक है, ये इस पोजीशन पे, थ्रोन पे बैठने से पहले, जब जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका जो नेफ्यू है और दामाद है, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन तो देगा ही। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट पोजीशन दी थी उसका नाम था मलिके तुज़्ज़ुर। ठीक है, क्लियर है, मलिके तुज़्ज़ुर इसने पोजीशन, तुज़्ज़र, ठीक है, तुज़्ज़र, ये पोजीशन इसने दी। अब मतलब पहले थी पोजीशन, ऑब्वियस सी बात, अब तो रूलर बन गया था, तो अब इसने अपने, क्योंकि इसका मानना ये था कि जलालुद्दीन ढंग से क्या नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से सर वो सारी चीज़ें देखेंगे एक करके। ठीक है, तो ढंग से क्या है ना कि रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर उसने क्या किया, खुद अब इम्पीरियलिज्म यहाँ पर करना शुरू किया। सबसे पहले तो इसने गुजरात पे एक्सपेडिशन किया 1299 में, 1299 एडी में। ठीक है, 1299 में गुजरात में एक्सपेडिशन किया, और इसी एक्सपेडिशन के दौरान ही उसने एक यहाँ से स्लेव उठा के लाया था। ठीक है, एक स्लेव उठा के लाया था, और वही स्लेव बाद में उसका सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर भी बनता है। जानेंगे उसके बारे में, आप पहचान गए होंगे, जो मैंने आपको हिंट दिए वो कौन होगा, है ना। इसके बाद रणथंभौर जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर 1301 में करता है ये अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेडिशन। अब होता क्या है कि जब यहाँ से वॉर बूटी लूट के आ रहा था, तो बीच में मंगोल्स मिल गए। मंगोल उस समय भी जीना हराम किए हुए थे, दिल्ली सल्तनत के आसपास ही घूम रहे थे। चंगेज़ खान के तो अटैक को रोक लिया था इल्तुतमिश ने, लेकिन मंगोल्स अब धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे थे आफ्टर चंगेज़ खान, क्योंकि चंगेज़ खान तो मर गया था उसके बाद। तो मंगोल्स ने जो है थोड़ा बहुत कैप्चर करना चाहिए इससे वॉर ब्यूटी, अलाउद्दीन चिढ़ गया। 2 मंगोल जाके इस किले में, रणथंभौर का जो किला है वहाँ पर जाके छिप गए। उस समय यहाँ के राजा थे हामीर देव चौहान। ठीक है, तो रिक्वेस्ट किया, यह माना जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन ने कि भाई उनको वापस कर दो,
नहीं किया आमिर देव चौहान ने वापस, तो इसने चढ़ाई कर दी रणथंभौर में। और रणथंभौर में जब चढ़ाई करी तो यहीं पे जो है सबसे पहले परफॉर्म किया गया क्या, जौहर। जौहर आप जानते हैं, ठीक है। सती से कंपेयर मत करना। सती होता है कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद अगर कोई इंडिविजुअली है ना आग में खुद को समर्पित करते, तो जौहर का मतलब होता है कि भाई हम इस्लाम के हराम में नहीं जाएंगे। हराम क्या होता है, हराम। हराम वो जगह होती है जहाँ पर इस्लाम धर्म में जैसे रूलर है अलाउद्दीन, ठीक है, कोई भी रूलर है तो एक हराम होता है। हराम हरेम का मतलब है वहाँ पर इस्लामिस्ट औरतें रहेंगी। जैसे इन लोग, जैसे अलाउद्दीन है तो उनकी ऐसे मल्टीपल वाइफ्स हैं, 5-6 हैं, तो सब हराम का पार्ट होंगी, चाहे वो इनकी वाइफ्स हों, वाइफ नहीं वाइफ्स, ठीक है, इनकी चाहे डॉटर हो, हर कोई उस हराम का पार्ट होगा, ठीक है। तो हरेम में नहीं जाना चाहते हैं वो, ठीक है। जो भी औरतें, खासकर ये राजपूत रूलर्स में ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, तो उनकी जो वाइफ होती थी, जितने भी लेडीज़ होती थी, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी में, तो वो सब एक कॉमन अग्नि कुंड में खुद को समर्पित कर देती थी कि हम इस्लाम के हरम में नहीं जाएंगे, खुद को समर्पित कर देंगे उसी में। तो ये सबसे पहला जौहर का एविडेंस यहाँ से मिलता है। जो अलाउद्दीन का जो कोर्ट पोएट था जिसका नाम था आमिर खुसरो, उसने जिक्र किया है सबसे पहले अपनी पर्शियन लैंग्वेज में कि जौहर परफॉर्म किया गया था रणथंभौर में। उसके बाद मेवाड़ में, जिसकी चित्तौड़ कैपिटल थी, यहाँ पर चढ़ाई करता है 1303 में। इसी के बारे में वो जो आपकी पद्मावत मूवी है उसमें वो सब दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरह से राजा रतन सिंह है ना फाइट करते हैं और सारी चीज़ें होती है, रतन सिंह को ऐसे डिफीट करता है अलाउद्दीन, है ना, मतलब धोखे से। तो वो सारी चीज़ें तो हिस्टोरियन ट्रू नहीं मानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो इसके बारे में हमें पता चलता है, पद्मावत जो किताब है ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी, तो ये ऐसे कंटेम्प्रेरी नहीं था अलाउद्दीन का या फिर आमिर खुसरो का। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, तो वो नहीं था। तकरीबन 150 साल बाद ये किताब लिखी गई थी अलाउद्दीन। तो हिस्टोरियंस इसको ट्रू नहीं मानते हैं। अब क्या ट्रू था नहीं था उस पर हमें नहीं जाना ज़्यादा। मालवा 1305 में और जलौर में 1311 में चढ़ाई करी उसने। अब वो जो मलिक मिलिट्री कमांडर की जो बात मैं कर रहा था वो है मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार देकर खरीदा था अलाउद्दीन ने गुजरात एक्सपेडिशन, जब गुजरात की मार्केट से। और ये एक इनंग था। इनंग का मतलब होता है हिजड़ा जिसको बोलते हैं, और ये एक्चुअली बना दिए जाते हैं। तो ये जो मलिक काफूर था, ही वॉज ओरिजिनली अ हिंदू, एक हिंदू था, ठीक है। इसको इस्लाम में कन्वर्ट करके देन इसको इसने एक्सपेडिशन करवाया। होता क्या था, ऐसे स्लेव्स ये लोग खरीदते थे, उनको बड़ा करते थे, कल भी मैंने बताया था। तो वो ऑब्वियस सी बात है रूलर के लिए हमेशा लॉयल रहेगा, रूलर उसको अपने हिसाब से ट्रेनिंग देगा, तो बड़े अच्छे मिलिट्री कमांडर निकलते थे। यानी कि ये भी कुछ हिस्टोरियन ने कहा है कि इनके लिए जो स्लेव होते थे रूलर्स के लिए, वो ज़्यादा किफ़ायती होते थे, काफ़ी फ़ायदेमंद होते थे एज़ कम्पेयर टू देयर ओन सन्स। तो इनको बना दिया था हिजड़ा, क्योंकि इनको ये हरेम में जो औरतें हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब कोई ना कोई चाहिए होता था। अब खुद ही सोचो कि अगर प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट ऐसा माना जाता है, वेमेन तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती हैं, तो कोई मैन ही कर सकता है। अब मेन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो इस्लाम में रह रही जो, मतलब हरेम में रह रही जो विमेंस हैं, तो समझ रहे हैं कि अगर उसमें किसी मैन को रख देंगे तो वो मैन कुछ ऐसा उनके साथ है ना अटैच ना हो जाए, तो इसलिए उनके प्राइवेट पार्ट्स को कट कर दिया जाता था और उनको इनच बना दिया जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन की अगर बात करेंगे तो इसमें जब डेक्कन एक्सपेडिशन किए थे तो सिकंदर सैनिक का टाइटल लिया था इसने, सिकंदर सैनिक। और ये भी माना जाता है कि ये जो टाइटल है वो आमिर खुसरो ने दिया अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर सैनी। सिकंदर सैनी का मतलब होता है सेकेंड अलेक्जेंडर, ठीक है। और अलाउद्दीन ने खुसरो को टाइटल दिया, अलाउद्दीन conferred the title of what, तूते हिंद। तूते हिंद का मतलब क्या होता है, तूते हिंद का मतलब होता है पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये टाइटल दिया टू आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की कुछ बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसकी बुक है एक तुगलकनामा, ठीक है, तुगलकनामा, ये एक बुक पता होनी चाहिए। एंड नूह, ये तो नहीं पूछता उतने लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे, नूह सिफिर और तुगलकनामा, ये 2 किताबें हैं आमिर खुसरो की, ठीक। अब ये जो डेक्कन में एक्सपेडिशन है, दक्खन में यानी कि साउथ इंडिया में, ये इसने खुद जाके नहीं किए, इसने भेजा मलिक काफूर को, हु वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट मिलिट्री कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसपे कि अलाउद्दीन भरोसा कर सकता था। और इस पर प्रूव भी करके दिखाया मलिक काफूर ने। कैसे, तो यहाँ पर
मलिक काफूर साउथ में गया। अब साउथ में सबसे पहले उसका सामना किससे होगा? यहां पे कौन था? जल्दी से बताओ। चालुक्यास जब डिसिपेट कर गए थे, राष्ट्रकूटास जब डिसिपेट कर गए थे, तो यहां पर पोजीशन किसने ली थी? यहां पर पोजीशन किसने ली थी? यहां पर पोजीशन किसने ली थी? यहां पर कौन था? जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर कौन था? यादव थे, देवगिरी के, ठीक है, जो आज संभाजी नगर है। पहले प्रतिष्ठान था सातवाहना के टाइम पे, याद है आपको? सातवाहन के जो फाउंडर कौन थे बताओ? तो उनकी कैपिटल थी आपकी प्रतिष्ठान या पैठान। वही बाद में क्या बनता है आपका? वही देवगिरी बनता है, ठीक है। वही बाद में जाके दौलताबाद बनता है, वही बाद में जाके औरंगाबाद बनता है, और वही आज है संभाजी नगर। तो रामचंद्र यहाँ पर रूलर थे, उनको डिफीट किया मलिक काफूर ने, ठीक है। वारंगल, ये यहाँ पर कौन थे? ये था वारंगल। ये क्या था? होयसाल, होयसाल ऑफ हालेबीडू, जिसको कि हम द्वार समुद्र के नाम से भी जानते हैं। अभी सब ऐसा मत बोलना कि सर द्वार समुद्र हालेबीडू कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब पढ़ चुके हैं एशियन हिस्ट्री में। वीर बल्लाल द थर्ड यहाँ पे रूलर थे जिनको हराया। देन हो यहाँ पर ककातिया वारंगल थे, प्रताप रुद्रदेव, और यहीं पे ही था वो कोहिनूर हीरा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, कोहिनूर। ककातियास जो वारंगल के थे, इन्हीं को सबसे पहले ये मिला था कोहिनूर, जिनसे कि ये ले गया कौन? मलिक काफूर। कहाँ? जब अब वापस दिल्ली सल्तनत में। और यहाँ पर थे पांड्या, पांड्या ये थे इनकी कैपिटल मदुरई, ठीक है। तो इनको हराया, वीर पांड्या रूलर थे, और सारा वॉर बूटी कैप्चर करके ले गया दिल्ली सल्तनत अलॉन्ग विथ कोहिनूर। तो कोहिनूर भी साथ में ले गया। वही कोहिनूर बाद में नादिर शाह ले जाता है, बाद में अंग्रेज ले जाते हैं, और वो अंग्रेज़ों के पास ही आज भी, ठीक है। तो ये मलिक काफूर ने साउथ इंडिया के एक्सपेडिशन किए थे, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 1299 कैप्चर करके लाया था, और आप ये समझ सकते हो ये 1308 में इनको हराया, ठीक है। 1308 में शुरू हुआ था, 1300 आप 8 ही मान सकते हो, फिर 1309 के समथिंग, ठीक है। देन यहाँ पर 1308 ही लिख लो, ठीक है, 1308। देन यहाँ पर गया था ये 1309 में, ठीक है। देन ये 1311 में, और ये भी 1311 में। तो आप देख सकते हैं 3 साल में पूरा दक्खन कैप्चर करके ले आया था। 1308, 1309, 1311, 1311, ठीक। अब हम जानते हैं, यहाँ तक क्लियर है होगा सभी को, आई थिंक कोई ऐसा सच डाउट तो नहीं होगा। देन अभी हम बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि लाया था अलाउद्दीन खिलजी। सिमुक इज द फाउंडर, यस। सर आपके नोट्स से पटना में टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा। सुना था वो कोहिनूर मोदी जी वापस लाएंगे, सुना तो हमने भी यही था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे आते हैं अभी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड, इसने दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि देखो पहले इक्ता सिस्टम होता था। इक्ता को फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। और इक्ता में ये होता था कि जैसे इल्तुतमिश है, ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बोला था भाई जितने भी उसके चहलगांस थे कि भाई हम आपको पार्ट ऑफ लैंड दे देंगे, उसको आपने एडमिनिस्टर करना होगा, एक मिलिट्री को रेस करना होगा, सो मतलब एक काइंड ऑफ मिलिट्री की टुकड़ी को रेस करना होगा, और अगर हम कभी मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए चलेंगे तो आपको साथ में लेके चलना होगा। टैक्स कलेक्ट करो, अपना सैलरी अपने पास रखो, और बाकी हमें दे दो। ख़त्म कर दिया किसने? खिलजी ने, ठीक है। ही एंडेड इक्ता, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो ये कंपोनेंट है एकता का कि आपको मिलिट्री जो चहलगानी तो वैसे पहले भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसके कोर्ट में नोबेल्स थे, ठीक है, उनको बोला गया, जो खासकर नोबेल्स को हम आमिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो आमिल, आमिर याद आया कुछ, तो आमिल होते थे जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। तो अभी भी उनको ये बोला गया ये चीज़ कि आप जैसे कि कुछ सोल्जर्स को मेंटेन करके रखेंगे अपने अंडर में, और कुछ घोड़े। यही बाद में हम जाके देखेंगे अकबर के टाइम पे यही कुछ मनसबदारी टाइप भी, मनसबदारी जो है यहीं से निकल के आता है। तो घोड़े आपको रखना है और आपको सोल्जर्स रखना है, और जितना भी आप मेंटेन करोगे, आप खुद से टैक्स लेवी वगैरह कुछ नहीं करोगे, वो हम देंगे तुमको सैलरी वगैरह, जितने भी तुम मेंटेन करोगे सोल्जर और हॉर्स। तो होता क्या था, जो बंदा मान लो कि गिनने बैठा हुआ है, क्योंकि गिनाई होती थी पहले कि आओ महीने में, ठीक है, एक बार आओ अपने घोड़ों और अपने सोल्जर्स को लेके, गिनाई होगी पहले, उसके बेसिस पे तुमको पैसा मिलेगा। तो क्या होता था, काफ़ी सारे तेजू लोग क्या करते थे कि जैसे हॉर्सेज लाए यहाँ से, ठीक है, उनको फिर से वापस ले आए, सोल्जर्स लाए, उनको फिर से लाइन में लगा दिया।
अब जो यहाँ बंदा बैठा हुआ है वो हॉर्स की शक्ल थोड़ी ना एकदम अपने उसमें कैप्चर कर लेगा, या फिर फॉर दैट मैटर सोल्जर की भी। सोल्जर की तो चलो समझ में भी आ जाएगी, हॉर्स की कैसे समझ में आएगी। तो उसने क्या किया, दाग लगाना शुरू किया कि यहाँ पे आएगा एक बंदा, यहाँ खड़ा होगा, ठप्पा मारेगा किसमें, घोड़े में, ठप्पा मार मार के आगे भेजेगा, ठीक है, सो दैट कि पता चल जाए कि हाँ इसकी काउंटिंग हो चुकी है। सोल्जर का एक डिस्क्रिप्टिव रोल होगा जो लिखा जाएगा वहाँ पे, सो दैट कि कैच हो जाए कि हाँ इसका तो ये पहले भी लिखा जा चुका ही है। तो डिस्क्रिप्टिव रोल होगा सोल्जर, डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ जैसे आधार कार्ड टाइप आप बोल सकते हो। तो चेहरा, या फिर इसी को ही हम हुलिया बोलते हैं कि उसका हुलिया लिखा जाएगा कि वो कैसा दिखता है, कैसा क्या है उसका, सो दैट डबल काउंटिंग ना हो सके। इसने हैवी टैक्स लगा के रखे, हैवी टैक्स लगाया इसने। लैंड टू बी मेजर्ड, इसने बोला कि लैंड को अब हम मेजर करेंगे, जितने भी आपकी लैंड है, और उसको उसने डिवाइड किया बिस्वा में, बिस्वा, ठीक है। और वही बाद में क्या बन जाते हैं, बीघा। पता है ना आपको कितने बिस्वा में एक बीघा होता है, जरा बताओ, देखें कितने, किसको कितनी ये नॉलेज है इसकी। कितने बिस्वा में एक बीघा होता है, तो 20 बिस्वा में एक बीघा होता है। तो ये इसी ने यूनिट शुरू करी थी। इसके लिए स्पेशल ऑफिसर इसने अपॉइंट किया, मुस्त खराज, ठीक है, जो लैंड को मेजर करेगा, देखेगा कि कितना आप रेवेन्यू उससे निकाल सकते हो, और उसी हिसाब से टारगेट दिए जाएंगे आपको कि भाई इतना आपको प्रोड्यूस करके लाना, इतना प्रोड्यूस करना, और इतना हमें शेयर चाहिए, इतना रूलर के को आपको भिजवाना है, इतना, ठीक है। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग से उसने मुस्त खराज करके एक अपॉइंट किया, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन का चेहरा सिस्टम है। खैर अभी आते हैं टैक्सेस पे। तो टैक्सेस इसने मेनली ध्यान रखना, 3 नए टैक्स इसने इंट्रोड्यूस करके रखे थे, घरई, चरई और खराज। लेकिन हम पहले जजिया और जक़ात की बात कर लेते हैं। जजिया और जक़ात क्या होते हैं? तो जजिया होता है लेवीड ऑन नॉन मुस्लिम, आपको पता होगा। और ठीक है, सबसे पहली बार इसको किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर इन इंडिया विच हु इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD। उसने सबसे पहले जजिया इंप्लीमेंट किया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। यानी कि मेनली इस टाइम हिंदूज ही थे नॉन मुस्लिम, ऐसा क्रिश्चियंस तो आए नहीं थे, क्रिश्चियंस तो अंग्रेजों के समय आए थे। तो उन पे लगाया जाने वाला टैक्स था जजिया। ज़कात होता था जो सिर्फ मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, जो रिच मुस्लिम्स होते थे, कि ये आप पे लगाया जा रहा है, और उस पैसे का यूज़ किया जाता था जो पुअर मुस्लिम्स होते थे उनके वेलफेयर के लिए। तो जजिया ज़कात। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अलाउद्दीन ने कितने टैक्स लगाए, तो अलाउद्दीन आप बोलेंगे 3 टैक्स लगाए। कौन कौन से? घरई, चरई और खराज। घरई का मतलब घर का यानी हाउस टैक्स। चरई का मतलब होता है जो पैस्टोरल लैंड है, जहाँ पे आपके जो गाय भैंस हैं, यानी आपके जो जानवर हैं वो चर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लगाया जाता था चरई। और खराज होता था जो किसान है जो प्रोड्यूस करेंगे उसका 50%। आज तक अभी तक इतना टैक्स किसी ने नहीं लगाया था, यानी कि जितना प्रोड्यूस करोगे उसका आधा हमें चाहिए। कुछ जाना पहचाना से नहीं लग रहा है? तो खराज जो है आपको ध्यान रखना, इट वॉज लेवीड ऑन दी प्रोड्यूस, और वो आधा आपको देना होता था, दैट इज 50%। अब ये करने के बावजूद भी अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। विद्रोह क्यों नहीं हुआ? ठीक है, जबकि वो उसने बहुत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करके रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और उनको कैश में पे करता था, और उनको बहुत ज़्यादा भी पे नहीं करता था। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी और उनको पे भी कम ही करता था वो। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें एफिशिएंटली मैनेज कर ले गया, क्योंकि उसने मार्केट को कंट्रोल में रखा। उसने मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो खाने वाली, फूड ग्रेन वाली, कपड़े वाली, और एक ये जो जहाँ पे ये स्लेव्स, जिनको कि बंदगान बोला जाता है, बंदगान, घोड़े और कैटल्स बेचे जाते थे, तो इनको 3 अलग अलग डिवाइड किया। हर मार्केट के लिए एक शहना अपॉइंट करके रखा। शहना कौन होता था? जो एक पूरा अकाउंट मेंटेन करेगा, जो मर्चेंट और जो शॉपकीपर्स हैं, और उन पे चेक लगाएगा, यानी कि चेक इन दी सेंस कि प्राइसेस रेगुलेट हो रहे हैं, मतलब प्राइसेस को डिसाइड किया जाएगा उसके द्वारा कि भाई इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते हो। तो भाई इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हो, मतलब अगर वो कम सैलरी भी दे रहा है सोल्जर्स को, तो कम सैलरी में भी सोल्जर सर्वाइवल कर लेंगे, क्योंकि उसने मार्केट में कंट्रोल करके रखा है, कैपिंग करके रखी कि भाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप होल्डिंग नहीं कर सकते। होल्डिंग का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि स्टॉक में रख लो, प्राइस बढ़ाओ, इन्फ्लेट करो और बाद में निकालो। ये सब अगर किसी ने किया तो अलाउद्दीन क्या करता था? सीधा बिना कुछ बीच का नहीं था, सीधा डेथ, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, सीधा मौत की सजा। तो अब वैसी बात है, कोई भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि करें कि ना करें। तो शहना का ये काम होता था, ठीक है। और शहना ने अगर कुछ किया तो शहना को भी कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो चेक ऑन मार्केट 2 ऑफिसर्स रखते थे, दीवाने रियासत और शहनाए मंडी, ठीक है। तो दीवाने रियासत और शहनाए मंडी का काम था। शहनाए मंडी का मतलब है जो मार्केट ऑफिसर है,
ठीक है। तो मार्केट का जो ऑफिसर है, जो ये फूड ग्रेन में मेनली मार्केट देखता था, उसको हम शहनाई मंडी के नाम से जानते थे, फूड ग्रेन वाली मार्केट के लिए। जो कपड़ा वाली मार्केट थी उसको सराय आदिल बोला जाता था, कपड़ा वाली मार्केट। ऑल गुड्स वॉज सेल वर ब्रॉट टू एन ओपन मार्केट, या फिर इसी को ही हम क्लॉथ मार्केट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, सराय आदिल। अलाउद्दीन ने आर्किटेक्चर क्या क्या बिल्ड करवाया? तो इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, अलाई फोर्ट बनवाया, अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा जिसको एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार है, प्लेस ऑफ 1000 पिलर बनाया जिसको हम 1000 सुतून बोलते हैं, और हौज खास, ठीक है। हौज खास जो सिटी है, और सॉरी हौज खास जो प्लेस है, वो एक्चुअल में अलाउद्दीन ने ही बिल्ड करी है। वो हौज खास जहाँ पे आज, खैर अब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा पे आते हैं। ये है अलाई दरवाज़ा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द एंट्रेंस ऑफ व्हाट, कुतुब मीनार, ठीक है। एंड ये है आपका क्या, 1000 सुतून, जो कि एकदम अब एकदम खंडहर हो चुका है। ये आपका 1000 सुतून, क्लियर। ही इस्टेब्लिश्ड द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली। कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने दिल्ली जो है वो 7 सिटी से मिलके बना हुआ है, 7 शहरों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? तो बहुत सारे एक एक करके अभी देखेंगे, लेकिन पहला जो सिटी था वो था किला राय पिथौरा, जो कि तोमर डायनेस्टी ने बनाया था, किला राय पिथौरा। दूसरी जो सिटी बनाई थी वो सिरी थी, सिटी जो अलाउद्दीन ने बनाई थी। सिरी फोर्ट भी इसी ने बनाया था, ठीक है। वो एप्पल वाला सिरी नहीं है ये। टूम्ब ऑफ अलाउद्दीन आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। और आमिर खुसरो के बारे में मैंने आपको बताया, तूते हिंद का टाइटल था, ठीक है। सुल्तान जहाँ का टाइटल दिया इसने, सिकंदर साइनी, ठीक है। और स्टार्टेड कव्वाली इन इंडिया, तो भारत में कव्वाली जो है इसी ने स्टार्ट करी थी, आमिर खुसरो ने। और आमिर खुसरो ने किताबें कौन कौन सी लिखी मैंने आपको पीछे बताया है। एक तो ये तुगलकानामा और नू सिफर, क्लियर, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर? बफरिंग, क्या बफरिंग हुई है क्या? हौज खास दिल्ली, पता जल्दी से। आईआईटी तो है लेकिन और भी बहुत कुछ है, जल्दी से। सर भी हौज खास के मज़े लिए? नहीं बेटा, हमने लिए नहीं, बस मज़े के बारे में सुना है सर। लिए नहीं है, ओके नो, ठीक, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जी के रितिका जी अभी हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। मलिक काफूर कॉल्ड 1000 दिनारी सीज द थ्रोन। अब हाँ, अब क्या होता है आगे? पानी तो पी लें यार, आगे की चर्चा तो होती रहेगी। पानी वानी पी लें पहले। चलो, तो अब होता क्या है, अलाउद्दीन मर जाता है। 1296 में आया, 1316 में गया अलाउद्दीन, 1316 में मर गया। अब इसके मरने के बाद इसका सबसे एबलेस्ट मिलिट्री कमांडर कौन था? मलिक काफूर था, जिसको हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। तो मलिक काफूर ने क्या किया, इसके अलाउद्दीन के 2 बेटे थे। अलाउद्दीन हैड 2 बेटाज। वन बेटा वॉज, बड़ा वाला बेटा मुबारक शाह, ठीक है। एंड छोटा वाला बेटा वॉज, इसका नाम था शहाबुद्दीन ओमर, ठीक है। इन शॉर्ट में ओमर लिख रहा हूँ। मलिक काफूर को पता था मुबारक बड़ा हरामखोर टाइप लड़का ही है अलाउद्दीन का, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने क्या, सॉरी मलिक काफूर ने क्या किया, ओमर जो बहुत ही छोटा था, आई थिंक 3 साल का ऐसा ही था, उसको थ्रोन पे बिठाया, ठीक है। और खुद गवर्न करना शुरू किया उसने, ठीक है। और इसको थ्रोन पे बिठाया, क्योंकि वो तो स्लेव था, और स्लेव तो यहाँ पर बैठ नहीं सकता है। ये कुरान के अकॉर्डिंग, शरिया है, कुरान है, उसके अकॉर्डिंग कोई जो गुलाम, जो स्लेव है, वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकता है। तो शरिया लॉ को फॉलो करते हुए, क्योंकि मलिक काफूर अब हिंदू तो रहा नहीं, वो तो इस्लाम है, तो इस्लामिक शरिया को फॉलो करेगा। तो उसने उमर को बैठा और रूल करना शुरू किया। मुबारक ने क्या किया, इस मलिक काफूर को मरवा डाला, मुबारक खान ने। एंड देन अपने छोटे भाई उमर को मरवा डाला। देन इसने खुसरो खान को क्या किया, खुसरो खान को खुद थ्रोन पे बैठा, और खुसरो खान के साथ जो है वही रिलेशंस डेवलप किए जो अलाउद्दीन के मलिक काफूर के साथ थे। आई थिंक बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्या रिलेशंस थे मलिक काफूर के और अलाउद्दीन के, है ना। सेकंड बेगम मलिक काफूर थी, अपने मूवी देखी हुई पद्मावत, है ना। तो बेगम थी मलिक काफूर अलाउद्दीन की। तो वैसे ही मुबारक ने उसी तरह की बेगम चुनी, खुसरो खान। आप समझ सकते हैं खुसरो खान वॉज नॉट अ फीमेल, ठीक है। लेकिन मलिक काफूर जितना लॉयल था अलाउद्दीन के लिए, उतना ही हरामखोर यह खुसरो खान था। खुसरो खान ने इस मुबारक को समय देखते मरवा डाला और खुद थ्रोन पे बैठ गया। और इनको अब मरवा डाला किसने? गाजी मलिक ने।
गाजी मलिक। ये सारा कुछ चला 1316 से लेके 1320 तक ये सब चलता रहा, ठीक है। और गाजी मलिक अब थ्रोन पे बैठता है, एंड गाजी मलिक वॉज नन अदर दैन गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि 1206 से लेकर जहाँ से हमारा मामलुक डायनेस्टी शुरू हुआ, स्लेव डायनेस्टी, ये चलता है 1290 तक। अब ये 1290 से खिलजी शुरू हुई थी और ये चली 1320 तक। अब 1320 से शुरू होगी तुगलक, और देखते हैं कहाँ तक चलती है ये। तो अब आते हैं हमारे गियासुद्दीन तुगलक, जिनको हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुसरो खान वॉज किल्ड बाई गाजी मलिक, और उसने टाइटल लिया गियासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। प्यारी सब समझ गई, अच्छा। तो टुक द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल लिया इसने। ही बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद की सिटी इसने डेवलप करी, एंड ऑल्सो बिल्ड द तुगलकाबाद फोर्ट। तो अभी जो आपको बोल रहा था 7 सिटी से मिलकर बना है, तो तीसरी आपकी होगी तुगलकाबाद, ठीक है। पहली आपकी राय पे थोड़ा तोमर डायनेस्टी के अंगपाल तोमर ने बनाई, दूसरी हमारी सिटी अलाउद्दीन, और तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद फोर्ट भी बनाया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड वॉज सक्सीड बाई हिज सन जॉना। तो इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको मरवा, मतलब काइंड ऑफ मरवा डाला, ठीक है। ये एक जो इनके लिए बना होता है बैठने के लिए बड़ा ऊंचा सा, वो एकदम कोलैप्स कर गया, गिर गया, तो उसी में इसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई बेचारे गियासुद्दीन की। तो यहाँ पर प्रिंस जॉना जो उलुग खान है, ठीक है, उलुग खान हमने देखा था बलबन का भी नाम था, तो इसको हम प्रिंस जॉना के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये थ्रोन पे बैठता है 1320 से 25। याद करो, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक रहता है, 1206 से लेकर 1210 तक। देन खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296, 6 साल के लिए रहता है। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को बख्तियार खिलजी से कुछ कंपेयर मत कर लेना। बख्तियार खिलजी बहुत वो पहले आया था, वो हमने देखा था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का था, और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बस सरनेम सेम है, तो सरनेम सेम होने के चक्कर में कुछ रिलेट मत कर लेना, ठीक है। जैसे मेरा सरनेम है परमार, तो ऐसा नहीं कि आप जितने परमार है सबको मेरे से रिलेट कर लो, है ना। चलो, तो ये चीज़ है गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1325 तक रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो पहला रूलर था खिलजी स्लेव डायनेस्टी का, वो 4 साल तक। जो पहला रूलर था खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन खिलजी, वो 6 साल तक। और जो पहला रूलर है तुगलक डायनेस्टी का गियासुद्दीन तुगलक, वो 5 साल तक। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, हैड द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ ऑल, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी रूलर के टाइम पे अगर सबसे बड़ा टेरिटरी रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में रहा था। अच्छा, चलो भी वो डिस्कस करेंगे। ऑल्सो नोन एज दी वाइजेस्ट फूल, इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं वाइजेस्ट फूल के नाम से, ये जानते हैं, ठीक है। और किसने बोला था ये तो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो काफ़ी खान करके एक था क्रॉनिकलर, उसने इसको बोला वाइजेस्ट फूल। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जो पॉलिसीज़ लाई वो थी तो वाइज, यानी कि ठीक थी, मतलब एक दिमागदार आदमी ही ला सकता था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से कर नहीं पाया, तो इसलिए इसको वाइजेस्ट फूल बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लाया, तो सबसे पहले तो इसने टैक्सेशन इन द्वाब शुरू किया। द्वाब का मतलब होता है जो 2 लैंड के बीच, 2 रिवर के बीच का पार्ट ऑफ लैंड होता है, उसको द्वाब, ठीक है। उतना सक्सेसफुल रहा नहीं ये, ठीक है। फिर इसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद। अभी दिल्ली थी कैपिटल, ठीक है, अब इसने दौलताबाद शिफ्ट कर दी। दौलताबाद का है महाराष्ट्र में, वही मैंने आपको बताया जो यादव के टाइम पे देवगिरी और सातवाना के टाइम पे प्रतिष्ठान पैठान हुआ करती थी, तो वहीं पे इसने कैपिटल शिफ्ट कर ली। क्यों शिफ्ट कर ली? क्योंकि इसका मानना था यहाँ पर जब हम रहेंगे तो हमारी कैपिटल सेफ रहेगी, क्योंकि जो अभी दिल्ली कैपिटल है हमारी वो सेफ नहीं है, वो एक प्लेन में है, कोई भी आके कभी भी अटैक कर सकता है। जैसे कि अलाउद्दीन के टाइम पे मंगोल्स का अटैक हुआ था, हमने देखा था, है ना, मंगोल्स ने अटैक किया था, और यहाँ तक कि दिल्ली पर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो चला गया था गुजरात वगैरह में, गुजरात में रणथंभौर में, तो कुछ टाइम के लिए कब्जा कर लिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने इनको मार के भगा दिया उनको, मंगोल्स को। तो कहीं ना कहीं वो खतरे को अवॉइड करने के लिए चाहता था कि एक सेफ जगह हो उसकी, और कंप्लीटली एक्सेसिबल भी हो बाकी जगह, जैसे गुजरात भी एक्सेसिबल है, दिल्ली भी एक्सेसिबल है, बंगाल भी एक्सेसिबल है यहाँ से, तो ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पर दौलताबाद में कैपिटल को शिफ्ट किया। लेकिन इसने किया क्या, इसने खुद तो ठीक है गया ही गया, इसने फरमान जारी कर दिया कि भाई जितनी जनता है वो भी चलेगी हमारे साथ। अब इब्ने बतूता जो इसके टाइम पे ट्रैवलर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, मोरक्को से आया था, एक अफ्रीकन देश है मोरक्को, वहाँ से, तो उसने ये लिखा है अपनी किताब पे, रियला किताब है उसमें, कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ये जो लोग थे दिल्ली के, ये माँ बहन की गाली लिखते थे उसको
किसमें? अब ये मैं तुमको लग रहा होगा मजाक, लेकिन आप जाके रीला पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर आपको शक है तो आप सर्च कर सकते हो, इट इज़ ट्रू। ठीक है, उसने लिख रखा है इसमें कि गाली वाली लिखते थे इसको, ठीक है? तो इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि जनता भी हमारे साथ चलेगी, रोड वोड बनवा दी थी, लेकिन इतनी गर्मी थी उस टाइम की, रोड के मतलब जाते वक्त की तो काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। और जिस काम से गया था, किस लिए गया था, एक तो मतलब एक तो कैपिटल सिटी सेफ होगी, एक्सेसिबल होंगे बाकी जगह, प्लस जो डेक्कन है उसको भी वो कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि डेक्कन मलिक काफूर ने तो ला दिया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, लेकिन अलाउद्दीन ने एज सच वो नहीं किया था कि मतलब वहाँ पर रूल करने के लिए कोई बिठाया। उसने बोला कि जो लोकल रूलर रूल करते रहो, लेकिन हमारी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करोगे और टाइम टाइम पे पैसा देता रहोगे, तो मतलब रूल करने दिया था उसने। लेकिन तो मोहम्मद बिन तुगलक ये था कि भाई हमें कैप्चर करना है। लेकिन जब तक वो वहाँ पे गया तब तक नए किंगडम पॉप आउट हो चुके थे, विजयनगर और बहामानी, जिनके बारे में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। विजयनगर किंगडम और बहामानी उसी टाइम पे पॉपअप हो गए। यहाँ पे 1336 में विजयनगर आ गया, 1347 में बहामानी आ गए, तो वो भी इसका कुछ जमा नहीं। तो ये फिर से वापस दिल्ली फिर से इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो इसी वजह से कई बार बोला भी जाता है तुगलकी फरमान, जैसे जब मोदी जी ने, है ना, 8 नवंबर को आपको पता है कि सारे नोट बंद कर दिए थे। तो इसने क्या किया था, मतलब जब मोदी जी ने क्या किया था कि बंद कर दिए थे, आपको पता है डिमोनेटाइजेशन कर दिया था एकदम से, तुरंत, है ना, रातों रात। तो इसी वजह से उस टाइम पे जो कांग्रेस है उसने बोला था कि ये तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कभी भी, है ना। इसने फिर क्या किया, ये फेल हो गया, तो खुरासान एक्सपीडिशन। खुरासान क्या है, तो यहाँ वाला जो रीजन है, यानी कि हम बोल सकते हैं वेस्टर्न अफगानिस्तान और थोड़ा सा ईरान का पार्ट, उसको खुरासान बोला जाता है। तो इसने बोला कि हम ये भी तो कैप्चर कर सकते हैं, पूरा का पूरा अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत ईरान। तो इसने ये इसके लिए बहुत बड़ी आर्मी रेस करी, लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हिंदू कुश वगैरह हैं, और फिर ये सोच रहा था कि इजिप्ट वालों का सपोर्ट वगैरह लेके ये यहाँ पे चढ़ाई कर देगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारा सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, तुम पगलैट टाइप आदमी हो ठीक है, तो हम कर नहीं पाएंगे ये। तो इसने वो गिव अप कर दिया, और वो समझ लो कि बहुत बड़ी आर्मी जिसको 1 साल का एडवांस दे के रखा था, उसको डिसिपेट करना पड़ा। जो थोड़ी बहुत आर्मी बची, ठीक है, उससे उसने कराचिल एक्सपेडिशन का सोचा। कराचिल एक्सपेडिशन हिमाचल वाला प्रदेश वाला जो रीजन है, वो कराचिल का एरिया था। तो कराचिल में जब भेजा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सेना लौट ही नहीं पाई। ज़ियाउद्दीन बरानी बताते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ज़ियाउद्दीन बरानी इन्हीं के टाइम के कंटेम्प्रेरी थे। वो लिखते हैं कि 10,000 सोल्जर गए थे, वापस सिर्फ 10 आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हार्श कंडीशन थी। टर्किश सोल्जर थे जो गर्मी वाली कंडीशन में रहते हैं। टर्की में तो खूब गर्मी पड़ती है, डेजर्ट वाले क्षेत्र में रहते हैं। अब उनको तुम ऐसे जगह भेज दोगे जहाँ ठंड पड़ती, तो मरी तो जाएंगे, बिकॉज वो वहाँ के लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है। तो कराची एक्सपेडिशन भी फेल हो गया इसका, ठीक है। तो बैक टू बैक फेलियर इसको झेलने को मिल रहे थे। और इसने टोकन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया, वो भी फेल हो गया। टोकन करेंसी क्या है, तो था क्या कि उस टाइम पे सिल्वर टंक और कॉपर जीतल, याद है इल्तुतमिश, ठीक है, सिल्वर टंक और कॉपर जीतल चल रहा था। अब हुआ ये कि सिल्वर जो है ओवरऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड डिक्लाइन में आ गया, यहाँ भी डिक्लाइन में आ गया। प्लस इनकी ऐसी मारा मारी आप देख सकते हैं, कुराचिल खुरासान, मतलब आर्मी के एक साल का एडवांस दे के रखे हैं, उसको हटाना पड़ रहा है, ठीक है। वही आर्मी के जो ट्रेन वेन किए थे वही डकैती डाल रहे हैं, ठीक है। कैपिटल जो शूट किया, सब में पैसा वेस्ट हो गया, ऊपर से सिल्वर कम मिल रहा है, तो काफ़ी मंदी चल रही थी इनके किंगडम में। तो इन्होंने क्या किया, कॉपर वाले जो कॉइन्स थे उसमें सिल्वर और गोल्ड के यहाँ पर प्राइस चढ़ाना शुरू कर दिया। अब खुद ही सोचो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक सिक्का है, ठीक है, और वो सिक्के की कीमत है 50,000 रुपये। आपके पास सिक्का है, उसकी कीमत है 50,000, तो तुम यही सोचोगे कि यार सिक्का अगर मैं बना लूँ घर में, साला सीधा 50,000 का बेनिफिट होगा। और उस समय क्या था कि मिंटिंग घर में करना उतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, क्योंकि हर किसी को पता था कि भाई कॉइन्स कैसे मिंट किए जाते हैं। आज तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ सिलेक्टेड जगह में सिलेक्टेड लोगों से मिंटिंग करवा रही है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, सबको ऑलमोस्ट पता था। और नहीं भी पता तो लोगों ने सीख लिया। क्यों? क्योंकि इसने ये किया कि कॉपर के कॉइन से बड़े हाई रेट यहाँ पर चपकाने शुरू कर दिए। अब ठीक है, अब तुम सोच रहोगे कि पता मतलब ये तो पता चली जाएगा ना कि कौन सा रूलर ने बनाया है, ऑफिशियल करेंसी कौन सी और कौन से घर में बनाई गई है, इसमें कुछ तो डिस्टिंक्शन होगा। अब ये डिस्टिंक्शन कहाँ से आएगा? क्योंकि उसमें पर्शियन लैंग्वेज लिखी रहती थी, उर्दू लिखी रहती थी, तो उर्दू तो कोई समझ नहीं पाएगा भाई। इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन तो हिंदू थी ना, तो वो तो उर्दू समझ नहीं पाएगी, तो वो कहाँ से पता लगाएगी कि ये जाली करेंसी या फिर फर्जी है कि असली है। तो इसके से भयंकर लेवल पे क्या हो गई, मिंटिंग शुरू हो गई।
और अगर भयंकर लेवल पे मिंटिंग शुरू हो जाएगी तो वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक गेस कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर जो है, अगला जो है इकोनॉमिक्स ही शुरू करेंगे इसके बाद, तो वहाँ पर देखेंगे। अब खुद सोचो कि आपके पास अभी मान लेते हैं आपके पास यार 10,000 रुपये हैं आपके पास, आप बड़े सिलेक्टेड तरीके से खर्च करोगे उसको कि भाई यार थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब किसी का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, थोड़ा उसको कुछ दिला दिया ताकि वो खुश हो जाए थोड़ा सा, है ना, जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा सा अपना सेविंग बचा लिया आपने। लेकिन सोचो मैं 10 जाएगी तो मैं दे दूँ, तुम मतलब प्रिंट कर करके घर में ही 10,000 का वो 10 लाख बना लो, तुम क्या करोगे? तुरंत मार्केट में जाओगे, उसको घुमाने ले जाओगे, उसको आईफोन दिलाओगे, खुद के लिए आईफोन लोगे। तो इससे क्या होगा भाई, प्रोडक्शन तो उतना हो नहीं रहा है, तो फिर चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी फेल हो गया टोकन करेंसी भी इसका, जिसमें इसने ब्रॉन्ज या फिर कॉपर का क्या किया, कॉपर में इसने जो जीतल था टंका तो सस्पेंड कर दिया इसने, और वही जीतल में प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो ये भी फेल हो गया इसका, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो उस समय के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, जैसे कि इब्ने बतूता जो इसके टाइम पे आया था, जो मोरक्को से आया था, उसने अपनी किताब रिहला में लिखा, ठीक है, रिहला में। ज़ियाउद्दीन बरानी, ये लिखा इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तारीख़ जहानदारी। इसमें इन्होंने बताया, ज़ियाउद्दीन बरानी ने, ठीक है, किसको मतलब है अपने फ्रेंड को यार, और किसको पता नहीं क्या सोच लेते हो तुम लोग, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा इसमें, ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक है, ये इतना पगलैट था कि इसने जो स्लेव्स थे, जो स्लेव काइंड ऑफ जैसे एक वाइन डिस्टिलर है, शराब परोसता है, अजीज़ खुमार नाम था उसका, एक बार्बर है जिसका नाम फ़िरोज़ हज़्ज़म था, एक कुक था मंका तब्बाक, 2 गार्डनर थे लाढ़ा और पीरा, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे अपॉइंट करके रखा हुआ, इतना बड़ा पगलैट है ये, ठीक है। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने, कि भाई इसने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया इसको, और ये काफ़ी मूर्खता वाला काम है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे इसने जहाँ पना वाली सिटी बिल्ड करी, ये अब कौन सी होगी? चौथी। पहली याद आया राय पिथौड़ा तोमर, सिरी अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद ये गयासुद्दीन तुगलक, जहाँ पना मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही ध्यान रखिएगा ये बेगमपुरी मॉस्क बनाया गया था, बेगमपुरी मॉस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। 1351 से लेकर 1388 एडी के बीच में इसका रूल रहा, ठीक है। फिज़िक्स पढ़ाइए सर। अच्छा, फिज़िक्स भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिज़िक्स बचा है, इकोनॉमिक्स, 2 बड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं और एक स्ट्रैटेजी के, और सबसे छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा, वो है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो यानी हमारे बड़े बड़े सब्जेक्ट तो अब खत्म ही हो गए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी खत्म ही हो रहा है, केमिस्ट्री, बायो। फिरोज शाह तुगलक भी आते हैं। फिरोज शाह तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा। गयासुद्दीन तुगलक का तो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक कोई बेटा नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इधर उधर करने में लगा रहा, बेचारे को टाइम मिला नहीं, तो फिर कोई उसका ऐसा संतान था नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक आता है अभी, जो उसका कज़िन था। फिरोज शाह तुगलक वॉज द कज़िन ऑफ हुम? मोहम्मद बिन तुगलक। तो द सोल्जर्स वर, इसने क्या किया कि अब वर नॉट इन पेड इन कैश, जो कैश में पे करता था अलाउद्दीन, तो वो ख़त्म किया, और असाइनमेंट में पे, वही जो सेम पार्ट एकता में होता था थोड़ा बहुत, वही किया इसने। लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस को वजेहा बोला जाता था, यानी कि रेवेन्यू निकाल के लाओ, उसी से हम तुम्हें पे करेंगे, वो वजेहा बोला जाता था। जजिया, इसको अलग से लगाना शुरू किया। जजिया लग रहा था, लेकिन जैसे खराज के साथ जोड़ दिया, ज़कात, ठीक है, या खराज के साथ जोड़ देते थे यूजुअली, लेकिन अब क्या किया इसने, जजिया को अलग से लेवी करना शुरू किया। इसने 4 तरह के टैक्स लगाए जो कि कुरान में मेंशन थे, क्योंकि कुरान में जो टैक्स थे, कुरान और शरिया में, उसको इसने फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो इससे पहले आया था, इसका कज़िन, उसने मेरिटोक्रेसी बना के रखी थी कि भाई जिसमें मेरिट होगी वो आएगा ऊपर पोस्ट तक। तो इससे जो इस्लामिस्ट नोबेल्स थे इसके मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, वो चिढ़ गए थे कि भाई हिंदू, मतलब क्योंकि अब मेरिटोक्रेसी के बेसिस में तो ऑब्वियस से बात है हिंदू आएंगे ऊपर, हिंदू भी आएंगे। तो इससे जो इस्लामिस्ट नोबेल्स थे वो चिढ़ गए थे, तो उनको खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने, और मंदी तो चली रही थी, जो MBT करके गया था, रायता फैला के गया था, उसको समेटने का काम किया FST ने। कोई ऐसा बहुत इसने एक्सपेंशन नहीं किया, रायता जो फैला था उसको समेटने का काम किया। तो खराज लगाया, खराज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, वही जो लैंड जो 50% ले रहा था, हाफ ले रहा था कौन? हमारा अलाउद्दीन। तो अब इसने कम कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो भी नाराज़ थे मोहम्मद बिन तुगलक से। एक तो टैक्स लगा दिया था दोआब रीजन में, प्लस इसने एक अच्छा काम करना शुरू किया था, और वो काम ये था कि इसने सोंधर और तक्कावी लोन देना शुरू किया। सोना रख के तुम लोन ले लो, ठीक है,
एग्रीकल्चर के लिए, और तकावी लोन देता था कि भाई तुम नई नए फर्टिलाइज़र लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। तो ये सब लोन वगैरह देने का काम शुरू किया इसने। लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब जब तक होती, पहली बात तो इसने इसमें जो भी अपॉइंट करके रखे थे ऑफिसर को कि भाई तुम लोन दोगे, जाके वो लोन का पैसा लेके भाग गए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब बेचारा जो भी करने जाता था सब फेल हो जाता था, क्योंकि ये इसने क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन पे तो था अच्छा खासा, ठीक है, बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि के लिए इम्प्लीमेंट करने वाले भी अच्छे खासे चाहिए, तो वो नहीं थे इसके पास। ठीक है, तो एक तो लोन का लेके पैसा भाग गए, और जो लोन यहाँ पे दिया गया थोड़ा बहुत, तो वो किसानों ने अपना यूज़ कर लिया, और उस लोन को वापस एफएसटी ने लिया नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर ये लेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसने एक तो टैक्स वैक्स कम कर दिया इसने काफ़ी ज़्यादा, जिससे बस खाना पीना चलता रहे सल्तनत का, और ज़्यादा इसने टैक्स लेवी नहीं किया। 2% टैक्स प्रॉपर्टी पर लगाया। ज़कात आई अगेन रिपीट, ये मुस्लिम्स पे लगाया जाने वाला टैक्स है, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाने वाला टैक्स है। जजिया कम होता था अगर कहीं पे जैसे कि वॉर पे गए, ठीक है, और वहाँ पे जो भी बूटी कैप्चर कर, वॉर में कौन जाता था, ठीक है, हर वॉर में तो जाएगा नहीं एफएसटी, छोटे छोटे जो वॉर हैं उसमें जो छोटे छोटे रूलर्स हैं एफएसटी के अंडर में, वो जाएंगे, जो भी बूटी कैप्चर करके लाएंगे। बूटी का मतलब जो भी, समझ रहे हैं हम, जैसे जो भी सोना वगैरह और पैसा वगैरह जो भी, तो उसका 1/5 जो है देना पड़ेगा रूलर को। ठीक है, ही रिपेयर्ड नंबर ऑफ कैनाल्स एंड इम्पोज हके शर्ब। हके शर्ब क्या है? यह है इरिगेशन टैक्स। ठीक है, यह है इरिगेशन टैक्स, यानी कि अगर हमारा पानी लेके, यानी कि गवर्नमेंट, जैसे नहीं कि गवर्नमेंट ट्यूबवेल आज बनाती है, ट्यूबवेल बनाती है गवर्नमेंट, तो उससे आप पानी यूज़ कर सकते हो, टैक्स भरना पड़ता है आपको? नहीं भरना पड़ता है। लेकिन तब था हके शर्ब और हासिल शर्ब, ये वाटर टैक्स होते थे। इसने फतेहाबाद की सिटी बिल्ड करी, हिसार, जौनपुर और फिरोज़ाबाद। जौनपुर जो है अब प्रिंस जौना के नाम पे बिल्ड करी थी। प्रिंस जौना कौन था? इसका कज़िन मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके लिए इसने बनाई थी। क्लियर है इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को? और ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन इंडिया हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, जिसने कि जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थे यानी संस्कृत में जो कंपोज थे, उनको पर्शियन में कन्वर्ट करवाने का काम एफएसटी ने ही किया था। और एफएसटी ने ही बिल्ट द 5th स्टोरे ऑफ कुतुब मीनार। कल हमने देखा था कि 5 इसमें स्टोरे हैं आपके कुतुब मीनार में, तो उसमें जो 5वां वाला है वो इसने जो है बिल्ड करवाया था। ठीक, क्लियर? ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ हॉस्पिटल एट दिल्ली, जिसको दारुल शिफा बोला गया। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, सबके फ्री इलाज कर दिया था इसने। और न्यू डिपार्टमेंट इसने सेटअप किया था, दीवाने खैरात। अच्छा, इसी तरह हमारा जो एमबीटी था, इसने एग्रीकल्चर के लिए एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया था, ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, ठीक है, और लोगों को लोन दिए जा सकें। इसलिए इसने दीवाने को ही करके एक डिपार्टमेंट, विच वॉज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसको सेटअप किया एमबीटी ने। क्योंकि जैसे मैंने बताया लास्ट के जब इसके ईयर्स थे 1351 में, तो इसकी डेथ ही हो गई थी, तो लास्ट के जो ईयर्स थे उसमें इसने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था कि भाई एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो हमें रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। लेकिन जब तक वो ऑब्जर्व करता तो 1391 में वो डेथ हो चुकी थी। तो दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसी ने सेटअप किया था। लेकिन जो दीवाने खैरात है, खैरात का मतलब आप जानते ही हैं, जो चीज़ डोनेशन में दी जाती है, तो वो डोनेशन में जो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, वो दिया इसने एफएसटी ने। खाने जहाँ मकबूल इसका प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, यानी कि वज़ीर था। और इक्ता सिस्टम मेड हेरिडिटरी, तो इसने इक्ता को हेरिडिटरी बना दिया था। आई थिंक हमने पीछे भी देखा था। इक्ता को हेरिडिटरी बना देना एक सबसे बड़ी भूल थी इसकी, क्योंकि आप खुद सोचो, इक्ता हेरिडिटरी बन गया मतलब जैसे कि तुमको यहाँ का इक्ता मिल गया राजस्थान का, ठीक है, और तुम कहीं का भी इक्ता मिल गया, तो तुम हो अभी इक्तेदार, उसके मुक्ति या वाली हो, उसके बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद तुम्हारा बेटा। अभी जब इल्तुतमिश लेके आया था तो कोई हेरिडिटरी नहीं था। अब हेरिडिटरी का मतलब हो गया अब तुम यहीं रहोगे और यहाँ ही रहोगे हमेशा, और तुम्हारे बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, इस तरह से। और ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे तुम्हें कोई बेकार इक्ता मिल रखा है, बंजर ज़मीन का इक्ता मिल रखा है, तो तुमको उतना तो ज़्यादा कमाई होगी नहीं उससे। लेकिन अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, तुमको अच्छे जगह की ज़मीन, जैसे कि मान लो यूपी बिहार की ज़मीन तुमको दे दी जाएगी अगर तुम अच्छा काम करोगे। तो मतलब एक इंसेंटिव रहता था, तो वो इंसेंटिव जा चुका था। प्लस जो बच्चे आ रहे हैं वो अब रूलर के लिए थोड़ी ना वो लॉयल रहेंगे, और वो अपने धीरे धीरे अपनी पावर को वहाँ कंसोलिडेट कर लेंगे, और क्या हो जाएगा, और वो वहाँ पे हमेशा गड़ जाएंगे, और वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे फिर। और वही हुआ आगे चल के, विद्रोह करने लगे। आज जो आईएएस आईपीएस सब ये भेजे जाते हैं, क्या उनको टिकने दिया जाता है एक जगह?
ट्रांसफ़र होते रहते हैं बेचारे। जब तक वो समझते हैं कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है, तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेचारे आईएएस भी सोचते हैं कि क्या ही करना, बस यहाँ पे शांति से अपना आराम से बैठ के निकल लो, बस कुछ गलत ना हो पाए हमारे वो उनका वही मेन एम होता है कि हमारे रूल में, मतलब जब हम हैं आईएएस यहाँ पे, ठीक है, डीएम वगैरह, एसडीएम वगैरह, तो बस कुछ ऐसा ना हो कि बस हमारी वो हो, ठीक है कि हम पे मतलब कुछ आ जाए, नेता कुछ कहें, बस आराम से यहाँ पे निकल लेना है। काम वाम का तो कोई सोचता ही नहीं है। क्यों सोचे भाई? अब जब तक वो सोचेगा तब तक तुम उसका प्रमोशन कर दोगे कहीं पे, है कि नहीं? तो तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में, और उस समय मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जा चुके थे। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से रायता फैलना शुरू हुआ। तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर ये मंगोल था, ही वॉज अ मंगोलिड। चंगेज़ खान आया था किसके टाइम पे? वो एक्चुअल में इन्वेड नहीं किया था, वो लौट गया था, ठीक है, क्योंकि उसको साइंस नहीं मिल रहे थे यहाँ पर अटैक करने के लिए इल्तुतमिश के टाइम पे। लेकिन ये आया तैमूर। इसका ये मानना था कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम रूलर बैठे हैं, ये सही को हिंदुओं की कड़ाई नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की। तो ये मेन कन्वर्जन के पर्पस से आया तैमूर, ठीक है, हिंदूज टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने और कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पर उस समय मोहम्मद शाह तुगलक बैठा हुआ था, मैं, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक आया, देन मोहम्मद बिन तुगलक आया, देन फिरोज शाह तुगलक आया। अब इसके बाद कोई प्रोमिनेंट रूलर नहीं आया तुगलक डायनेस्टी में, ठीक है, क्योंकि तैमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में, ठीक है, 1388 से लेकर आप ये मान लो कि 1398 तक ऐसे ही रूलर्स रहे थे जो हमें पढ़ने नहीं है। तो मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे तैमूर का आक्रमण होता है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद तैमूर ने अपने ही एक मिलिट्री कमांडर को, जिसका नाम था खिज्र खान, उसको मुल्तान का रूलर डिक्लेयर करके, अपॉइंट करके वो चला गया, ठीक है। खिज्र खान डिफीटेड सुल्तान दौलत खान एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। तो उसने दौलत खान को हराया और सैयद डायनेस्टी की स्थापना करी। ये सैयद थे, अभी तक हम जितने भी देख रहे थे, स्लेव वाले, खिलजी वाले या तुगलक वाले, ये सब तुर्क अफगान्स थे, प्योर अफगान्स नहीं थे, मेन ये तुर्क ओरिजिन के थे। ये था मंगोलॉइड ओरिजिन का, हम बोल सकते हैं सैयद, जो सैयद डायनेस्टी वाले, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि तैमूर के साथ आ रहे हैं। यहाँ खिज्र खान आया और इसने टाइटल लिया रायते आला का, 1414 से लेके 1421 तक। देन आया मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, देन आलम शाह। इनके बारे में बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ना तो इनका नाम और ना ही इनका टाइम पीरियड। बस ये ध्यान रखना कि सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1414 से लेके 1451 तक रहती है बस। और फाउंडर था खिज्र खान, और इस फाउंडर खिज्र खान को याहया बिन सिरहिंदी ने अपनी किताब तारीख़ मुबारक शाही में ये बोला था कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट है, बिकॉज उन्हीं की एक रिलेटिव या फिर उन्हीं की बेटी से शादी करी खिज्र खान ने, तो इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद का ही डिसेंडेंट है सैयद, जो डायनेस्टी का फाउंडर है खिज्र खान। सैयद डायनेस्टी में इसके अलावा हमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जितने भी रूलर आए सब बेकार। आलम शाह सबसे बेकार रूलर था, और इसको मार के यहाँ बहलोल लोधी डायनेस्टी की फाउंडेशन या फिर नींव रखता है, ठीक है। ये लोधी डायनेस्टी की नींव रखता है कौन? बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? क्योंकि लोधी जो डायनेस्टी है हमारी सबसे आखिरी डायनेस्टी है। आगे बढ़ा जाए सर। फिज़िक्स भी करेंगे? नो सर, मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड रानापुर से थी, मैं क्या करूँ भाई? आज बहुत समराइज़ कर देंगे दीप्तेश एक बात। लास्ट में समराइज़ कर देंगे भाई, चिंता मत करो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहलोल लोधी पे, लोधी डायनेस्टी पे। तो 1451 1489 से लेके 1451 है यहाँ पर, ठीक है, 1451 से लेके 1526 तक इनका रूल रहा। तो 1451 से लेके 88 तक बहलोल लोधी यहाँ पे रूल किया, ठीक है। और एक सेकेंड, कुलह दरन के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। देवर नोन एज कुलह दरन्स, देवर नोन एज कुलह दरन। कुलह दरन का मतलब होता है, कुलह का मतलब होता है ऐसे टोपी जो होती है, शार्प पॉइंटेड टोपी होती है, उसको कुलह बोलते हैं, ठीक है। तो कुलह शार्प टोपी लगाते थे सैयद वाले, तो इनको कुलह दरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
बहलोल लोदी पहला रूलर था। देन आता सिकंदर लोदी, इसके बारे में सच कुछ नहीं पढ़ना है, इसने बस लास्ट जो सैयद डायनेस्टी का रूलर था आलम शाह उसको हराया था, ठीक। देन आती है इसने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट किया। पहले तो आगरा सिटी को बिल्ड किया इसने और कैपिटल शिफ्ट कर ली फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने एक नई यूनिट शुरू करी मेजरमेंट की, गज़े सिकंदरी अपने नाम पे। अब अगर आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी शुरू करी थी, बिस्वा और बीघा, जो आज भी चलती है कई जगहों में, जैसे हमारे यहाँ पर भी आज बिस्वा और बीघा ही चलती है, ठीक है। आगे बढ़ें। ही वॉज द पोएट एंड कंपोज, तो ये एक पोएट भी था और इसने कंपोज किया था जो भी पोएम्स उनको गुलरुखी बोला जाता है। जितनी भी पोएम्स हैं उन सब के कॉम्पोजिशन को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड एक और यहाँ पर अगर कभी पूछ ले कि आगरा को कब बिल्ड किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1504 में 1504 में आगरा को फाउंड किया गया था सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा। ही गेव ऑर्डर्स टू बिल्ड मौत की मस्जिद, ठीक है। ये मोती मस्जिद नहीं है, मोती मस्जिद आएगा जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है मौत की मस्जिद, ये है मौत की मस्जिद जो डबल डोम आर्किटेक्चर में है। ये एक डोम बना हुआ है, ये एक डोम बना हुआ है। तो अगर पूछ ले कभी कि डबल डोम आर्किटेक्चर किसने बनवाया, तो लोदी डायनेस्टी वालों ने बनवाया, ठीक। देन आते हैं लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर एंड दैट इज़ इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक रूल रहा इसका। इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा बाबर के अगेंस्ट में और वो हार गया। और यहाँ से आता है कौन अब, बाबर। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर कैपिटल शिफ्ट कर लेता मोहम्मद बिन तुगलक या फिर उस टाइम पे हो जाती दौलताबाद, तो इतनी आसानी से बाबर अटैक ना कर पाता यहाँ पे, ठीक है। वो हम आगे भी देखेंगे कि जब यहाँ पर इनमें मुगल्स के टाइम पे भी इन्वेजन्स हुए, नादिर शाह ने इन्वेजन किया, वो भी इसी वजह से कि अगर दौलताबाद अगर कल को कैपिटल होती, क्योंकि दिल्ली को अटैक करना इज़ वेरी वेरी ईजी, प्लेन लैंड, प्लेन उस पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो आराम से उसको कैप्चर किया जा सकता है। और आपकी अगर कैपिटल आपके यहाँ से चली गई तो मतलब आपका किंगडम पूरा गया, ठीक है। खैर, तो ये हम यहीं से मंडे को स्टार्ट लेंगे कि बाबर ने किस तरह से इब्राहिम लोदी को हराया, किस टेक्निक का यूज़ किया इसने, जिसको हम बोलते हैं तुगलमा, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का यूज़ किया बाबर ने और घेर लिया चारों तरफ से इब्राहिम लोदी को। दिस टू बी कॉन्टिन्यूड फ्रॉम मंडे। क्या कल क्लास नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन कल विजयनगर एम्पायर और हम देख रहे होंगे बहमानी किंगडम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं विजयनगर से खासकर, ठीक है। और कल बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेते हैं, जो कल मैंने आपको बताया था कि हम डिपार्टमेंट वगैरह सब आखिर में कर लेंगे। जैसे दीवान वजारत है तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है आपका। दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है जो बलबन ने सेटअप किया। दीवान इंशा डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब अभी देखते हैं, ठीक है। दीवान रिसालत होता है डिपार्टमेंट ऑफ अपील। और दीवान मुस्त खराज होता है डिपार्टमेंट ऑफ एरियर। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है चिट्ठी चित्रहार, जो भी चिट्ठियाँ वगैरह आ रही हैं उनको कलेक्ट करने का काम होता है, चिट्ठी कलेक्ट करना देना, करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। एरियर का मतलब होता है कि आपका पैसा क्लियरेंस, जैसे कि एरियर वही होता है, जैसे किसी का पैसा क्लियर नहीं हुआ, किसी का पैसा क्लियर करना है, वो सब एरियर में आता है। तो दीवान मुस्त खराज, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था इस डिपार्टमेंट को। बलबन ने दीवान अर्ज को, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्त खराज को, और दीवाने कोही को तो हम देख चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ये रियासत, ठीक है। आपकी रियासत है, रियासत मतलब आपका एक तरह से पूंजी, तो पूंजी मतलब वो कॉमर्स के अंदर आएगा, पैसा वगैरह। दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव और दीवाने खैरात, ये दोनों ही फिरोज शाह तुगलक ने एक तरह से सेटअप किए थे। बंदगान पहले भी होते थे लेकिन वो डिपार्टमेंट अलग से सेटअप नहीं हुआ था। और दीवान इश्तियाक, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन स्टैब्लिश किया गया था। जहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया है डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब ये है कि वो क्लियर नहीं है कि किसने डिपार्टमेंट सेटअप किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हमने देखा किस तरह से उसने यहाँ पर मार्केट डेवलप करके रखी थी और कितना भयंकर पनिशमेंट था। उसके लिए उसने यहाँ पर स्पाइस भी अपॉइंट करके रखे हुए थे। स्पाइस का मतलब है, समझ रहे हैं आप, यानी कि डिटेक्टिव, जासूस, जो जासूसी करेंगे और रूलर को बताएंगे कि भाई सही चीज़ें, सारी चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो रही हैं तो अगेन सीधा मार डाले जाओगे। कौन होते थे ये, कौन होते थे? तो इनको जानते थे मुनैया के नाम से, मुनैया, ठीक है। हमारे गांव में काफ़ी लोगों के नाम जो है मुनैया मुनैया है, ठीक है, मुनैया बोला था तो उनको। और बरीद, मुनैया और बरीद होते थे स्पाइस, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस से पहले, हम पहले तो समराइज़ कर लेते हैं, बिकॉज आप लोगों का डिमांड है कि सर समराइज़ कर दीजिएगा। समराइज़ करते हैं आज जो हमने पढ़ा।
लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा पानी ग्रहण कर लेते हैं, देन समराइज करते हैं। हाँ जी, तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें किन किन डायनेस्टीज़ का रूल कब था, है ना। तो हमने इसको कैसे याद किया था, सख्त सा लौंडा ऐसे करके हमने याद किया था, ठीक है। बाकी आप कैसे भी याद रखो, डजेंट मैटर, बस याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये था आपका 1206 से लेकर 1290 तक था। ये था आपका 1200 जो जहाँ से आज हम लोग स्टार्ट लिए, 1290 से लेकर 1320 तक। ये था आपका 1320 से लेकर 1414 तक। ये था आपका 1414 से लेकर 1451 तक। और ये था 1451 से लेकर 1526 तक। भले आपको रूलर का एज पर से याद ना हो एकदम पर्टिकुलरली, लेकिन ये डायनेस्टी का तो पूरा पता होना चाहिए आपको कि कब से कब तक था, कब से कब तक था, कब से कब तक, ठीक है। ये तो पक्का याद होना चाहिए। हमने आज यहाँ पे स्टार्ट किया, खिलजी से स्टार्ट लिया। हमने देखा कि खिलजी का फाउंडर था जलालुद्दीन। उसने कैकोबाद की हत्या करी, जलालुद्दीन, और हत्या करके थ्रोन पे बैठा 1290 से 96 तक। अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अलाउद्दीन आया, उसने मार्केट रिफॉर्म्स लाया, उसने सिटी फोर्ट डेवलप किया। आमिर खुसरो इसके टाइम पे था। मलिक काफूर एक मिलिट्री कमांडर था जिसने डेक्कन में एक्सपेक्टेशन किए। यादव ऑफ देवगिरी को हराया, ककातियाज ऑफ वारंगल को हराया, होयसाल ऑफ हाली बीडू या फिर द्वार समुद्रम को हराया, पांड्या को हराया, और वॉर बूटी हुई ऊपर लेके गया। वो 1000 दिनारी के नाम से इसको जाना जाता है। इनका नाम सिकंदर सैनी है। आमिर खुसरो का तूते हिंद है। अलाउद्दीन ने और क्या किया, इसने सराय आदिल क्लॉथ मार्केट बनाई। इसने 3 मार्केट बनाई, एक तो फूड ग्रेन के लिए जो कौन कंट्रोल कर रहा था, शहनाई मंडी कंट्रोल कर रहा था। क्लॉथ मार्केट है आपकी सराय आदिल है, और बाकी एक हमारा था जहाँ पर स्लेव्स वगैरह बिक वगैरह रहते, कैटल्स वगैरह, ठीक है। अलाउद्दीन के बाद कौन आता है, अलाउद्दीन के बाद एक्चुअली मेजर कोई नहीं आता है। मलिक काफूर क्या करता है, मलिक काफूर थ्रोन पे तो नहीं बैठता है, वो जो ये ओमर था, ठीक है, शहाबुद्दीन ओमर, उसको बिठा देता है। लेकिन उस समय बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ जलालुद्दीन अलाउद्दीन के बारे में याद रखेंगे। शहाबुद्दीन ओमर आया, देन मुबारक शाह आया, देन खुसरो खान आया। याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो तो स्टोरी लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया कि मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन ओमर को बिठाया, ठीक है। लेकिन मलिक काफूर को मार दिया मुबारक शाह ने, जो अलाउद्दीन का बड़ा बेटा था। देन अलाउद्दीन के छोटे बेटे ने, मुबारक शाह ने अपने छोटे भाई को ओमर को मार दिया। देन मुबारक शाह के उसकी बेगम, ठीक है, सो कॉल्ड बेगम ने खुसरो खान ने मार दिया। देन खुसरो खान को मार दिया गाजी मलिक ने। वो गाजी मलिक कौन था, गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक कब से कब तक रहा, 1320 से 25 तक। उसको किसने मार दिया, मोहम्मद, माना जाता है, वैसे तो पक्का नहीं है कि मारा कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक उसका बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक वाइजेस्ट फूल जानते हैं क्यों, कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली तो दौलताबाद या देवगिरी, फेल्ड। टोकन करेंसी फेल्ड। कुराचिल खुरासान एक्सपेडिशन फेल्ड। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स फेल्ड, ठीक है। और इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, दीवाने को ही, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। देन हमने क्या देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद FST फिरोज शाह तुगलक। इसने ये पहला रूलर था जिसके टाइम पे संस्कृत के लिटरेचर पर्शियन में कन्वर्ट हुए। इसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आया, टैंक्स वगैरह बिल्ड किया। दीवाने बंदगान और है ना डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, और दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन, इसको यहाँ पर सेटअप किया। और इसने ही 5वां जो मीनार है वो बनाया, कुतुब मीनार का जो 5वां है, ठीक है, उसको बनवाया। देन जो महमूद शाह तुगलक है, उसके टाइम पे तैमूर का आक्रमण हुआ भारत में 1398 1398 में। ये उसकी वजह से सक्सेसिव मंगोल अटैक की वजह से तुगलक गया। तुगलक की जगह कौन आया, सैयद आया। सैयद का फाउंडर कौन था, खिज़्र खान था। यहया बिन सिरहिंदी इसको किसका डिसेंडेंट बताते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट बताते हैं यहया बिन सिरहिंदी, और फाउंडर था ये। और इनके बारे में कुछ याद नहीं रखना एक्सेप्ट कि 1451 तक डायनेस्टी चली। उसके बाद आ जाता है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा बनाया 1504 में, कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया वहीं पे, और इसने गज़े सिकंदरी निकाला, और गुलरुखी यहाँ पर उसने बनाया, गुलरुखी। और इसने साथ ही साथ और क्या काम किया था, इसने एक और काम किया था सिकंदर लोदी ने, एंड दैट काम किया था इसने क्या, सिकंदर लोदी ने, कि सिकंदर सैनी वो, और हाँ, डबल डोम आर्किटेक्चर बनाए थे इसने, ठीक है। डबल डोम आर्किटेक्चर इसके टाइम पे बने थे, जैसे कि मौत की मस्जिद इसके टाइम पे बनी थी। और यहाँ पर ये इब्राहिम लोदी है, बाबर ने इसको हरा दिया था किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में जो कि हुआ था। ये है आपकी बेगमपुरी की मॉस्क जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो
अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पहले हम कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद करेंगे अपने एसएससी के क्वेश्चंस, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या है? पायल सोलंकी जी कल की क्लास में बता चुके हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। आज ही क्लास का कुछ है तो पूछिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर डायमंड माइनिंग कैरीड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो डायमंड कहाँ है इंडिया में पाया जाता है? तो पन्ना में। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ये सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन है। चलिए, तो इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस। चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। यस, चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे तो आया था। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस इंडस। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर आया था भैया, तैमूर का आक्रमण, ठीक है। तैमूर जिसके बारे में अभी हमने देखा था, है ना, इस्लामिक कन्वर्जन करने के लिए आया था, इन मंदिरों को तोड़ने, जिस पे अभी, है ना, आपको पता है कि कुमार विश्वास ने, क्योंकि आपको पता है करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है ना, तो उसी पे टॉन्ट मारा था। कितने सारे नाम हैं, तैमूर ही नाम रखने को मिला जिसने कि भारत के मंदिरों को तोड़ा, ठीक है, हिंदुओं का वो किया, ठीक है, और काफ़ी सारे हिंदुओं को मरवाया भी, ठीक है, और फोर्सफुल इस्लामिक कन्वर्जन करवाया। तो खैर जो भी हो, लेकिन दूसरा तो बड़ी आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा एलिमिनेट किया बी और डी, यानी 1 और 3 में एक ही सही होता है, एक तो सही है ही। भले सिविल सर्विसेज का है, लेकिन आप क्या नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को? अभी विजयनगर एम्पायर वगैरह तूने पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे, ठीक है, कि देवराय 2 के टाइम पे ही वास्को डी गामा भारत आया था कि नहीं आया था। अभी हम वो चलो कल देखेंगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हदरन? ये भी आपका सिविल सर्विसेज 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अरब मर्चेंट थे, कलंदर थे, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट थे, या फिर सैयद। तो इनको कुल्हदरन किसको बोला गया था? कुल्हदरन बोला गया था सैयद को। क्यों? क्योंकि ये ऐसे शार्प कलर की टोपी पहनते थे, हॉट शार्प कलर, शार्प शेप की। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2022 का। करिए जरा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कितने लोग आईएएस बन पाएंगे आज कि नहीं बन पाएंगे। नूर रज़ा, अच्छा चलो उसको एक बार दिखा देंगे, है ना। चलो, तो द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। बिल्कुल गलत, जल्दी से बताओ किसके टाइम पे हुआ था? तो पहला वाला गया, यानी 2 या 3 में एक ही सही होगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। पढ़ा था हमने, मंगोलॉइड का बहुत अटैक हुआ था, लेकिन सक्सेसफुली उसको रेजिस्ट कर लिया था अलाउद्दीन ने। एमबीटी टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको मंगोल ने हड़प लिया था। वो तो मोहम्मद बिन तुगलक और बियॉन्ड जाने का सोच रहा था, तभी तो कुराचिल और खुरासान एक्सपेडिशन, याद है आपको? तो ये गलत होगा, 2 ओनली। तो इल्तुतमिश के टाइम पे पहला हुआ था मंगोल, अगर आपको याद हो, चंगेज खान पहला अटैक। Who among the following has described the medieval Indian postal system as 2 kinds? The horse post called uluk and the foot post called dawa. इसको किसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है? नहीं नहीं, 3 ओनली नहीं होगा। चलिए, तो who among the following has described the medieval Indian postal system as of 2 kinds, the horse post called uluk and the foot post called dawa? तो किसने किया होगा भाई? दुअर्ते बार वो है तो विजयनगर में कल पढ़ेंगे, ठीक है। अलबरूनी भी नहीं, ठीक है, भाई ये कहाँ पे आ जाएगा अलबरूनी इस टाइम पे, ठीक है। अलबरूनी तो था हमारा गजनी के टाइम पे, याद है आपको गजनी? और कौन सी किताब लिखी थी इसने अलबरूनी ने? गजनी, महमूद गजनवी के टाइम पे आया था। आंसर होगा इब्ने बतूता, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, करते हैं एसएससी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के बना डाले तो ये तो आपके लिए बाएं हाथी खेल है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन डैश एंड इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत का पीरियड। तो 1206 से लेकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? जैक्स पैरो बारबोसा, तहकीक हिंद, यस।
सर जैसे बैच में हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन है, एक नोट्स का बुक वैसे ही लॉन्च कर दीजिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बैच। शशांतु संदलिया। अब शशांतु संदलिया जी, अब हम क्या बताएं आपको, अब आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है, क्या लॉन्च होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। 1206 से 1526, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। ड्यूरिंग विच ईयर स्टेट खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली, ठीक है, खिलजी वंश ने दिल्ली पर किस वर्ष शासन किया था? तो 1206 से लेकर 1290 तक मामलुक डायनेस्टी, जिसने मामलुक आर्किटेक्चर लाया था, कॉर्बेल डाच टेक्निक याद हो तो आपको, ठीक है। और इसके बाद 1296 से लेकर, ठीक है सॉरी, 1290 से लेकर 1320 तक था खिलजी। 90 से 96 जलालुद्दीन, 96 से 1316 था आपका ये अलाउद्दीन, और 1316 से 1320 के बाद कौन रहा था? पहले तो ये शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, एंड देन खुसरो खान। 9th, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशंस टू वीकन द पावर ऑफ नोबेल्स? किसने जो नोबेल, जो चहलगानी की पावर, उसको वीकन कर दिया था, किसने कमज़ोर कर दिया था? अरे यार, फिर किसी का कॉल आ रहा है। चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन टू वीकन द पावर ऑफ नोबेल्स? 10/2023। मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे तुमने पढ़ा नहीं था इसके रिगार्डिंग। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब ऑप्शन मतलब डाउट आपको बी और सी में ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चहलगानी तो डायरेक्टली मेंशनड है नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल में जो बलबन की पॉलिसी थी वीकेंड करना जो नोबेल्स हैं उसके कोर्ट में उसके पार को, वही खिलजी ने भी अडॉप्ट किया था। लेकिन जब तक अगर बलबन आप टिक नहीं करेंगे, जब तक वो चहलगानी का डायरेक्टली जिक्र नहीं करेगा, ठीक है। इसने रीस्टोर किया था सबसे पहले क्राउन की पावर को बलबन ने, और उसी को फॉलो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वीकेंड किया था पावर ऑफ नोबेल्स को। बलबन ने चहलगानी को अबॉलिश किया था। Who among the following classical poet of Sultanate period in India popularized Qawwali, a form of music which derived its name from the Arabic word call? कॉल का मतलब स्पीक, यानी कि कवाली। कवाली को कॉल वर्ड से यहाँ पर लाया था कौन? आमिर खुसरो, है ना, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? तुगलकानामा और नू सिफिर। Which of the following sultans of Delhi was appointed as Amir Tuzuk, master of ceremonies? ओके 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 ओके, आई थिंक मैंने गलती से वहाँ पे मलिक तुज़ुर लिख दिया था। मलिक तुज़ुर तो यार कल आएगा, वो बहमानी सल्तनत में आमिर तुज़ुक होगा वो, ठीक है, आमिर तुज़ुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, आमिर तुज़ुक, आमिर तुज़ुक, आमिर तुज़ुक, ठीक है, आमिर तुज़ुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, ठीक है। ये पहले से उसने पोस्ट होल्ड करके रखी थी मास्टर। ये मलिक तुज़ुर तो यार कल आएगा, जो ये टाइटल दिया गया था, हुमायूं शाह ने टाइटल दिया था, कल देखेंगे इसको, ठीक है। तो आमिर, ये अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आमिर तुज़ुक था ये, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। हु वॉज द फर्स्ट टू मेंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर इन पर्शियन? तो जौहर सबसे पहले किसने मेंशन किया था, और वो भी कहाँ पे? रणथंभौर में 1301 ईस्वी में, और ये आमिर खुसरो ने सबसे पहले मेंशन किया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव जनरल अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी? तो किसने लीड किया था? मलिक काफूर ने। कब? 1308 में। अलाउद्दीन के टाइम पे क्लॉथ मार्केट को किस नाम से जानते थे? शराय आदिल, मंडी, मुनैया, या फिर शहनाई मंडी? शहनाई मंडी तो ऑफिसर होता था जो मार्केट को कंट्रोल करता था, मुनैया स्पाई होते थे, ठीक है। मंडी तो आपका वही मार्केट हो गया। सराय आदिल। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में सबसे पहले मिलिट्री एक्सपीडिशन किसने स्टार्ट किए थे? तो ये स्टार्ट करने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जहाँ पर उसने मलिक काफूर को भेजा था साउथ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो बड़ा आसान है यार, ठीक है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, ठीक है। खुसरो शाह मुबारक शाह की अगर बात करेंगे तो मुबारक शाह आता है, इसका बड़ा बेटा था, है ना, उमर शाह को मार के आता है, और मुबारक खान जो था इसका बेगम था, है ना। विच मॉन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन? तो रेड सैंडस्टोन से कौन सा बना है? तो आपका जो मोती मस्जिद तो अभी जिक्र हुआ ही नहीं है, अलाई दरवाज़ा हुआ। चार मीनार कल पढ़ेंगे जो हैदराबाद में बहमानीज़ ने बनवाई थी उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफिसर अंडर अलाउद्दीन खिलजी वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स? रजिस्टर बनाना होता था। मुनैया तो स्पाई थे, बदीर भी जो थे आपके वो भी स्पाई थे, ठीक है। आमिल जो था वो तो एक नोबेल था, ठीक है, नोबेल था, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था, शहना होता था, ठीक है, जो रजिस्टर मेंटेन करके रखता था, है ना, सो दैट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड होती रहे, शहना। कितने टाइप के टैक्स लगाए थे अलाउद्दीन? मैंने आपको क्या बताया था, कितने आप बताएंगे? घरई, चरई और कौन सा? खराज। घरई मतलब हाउस टैक्स, चराई मतलब पेस्टोरल लैंड पे जो टैक्स, और खराज मतलब जितना प्रोड्यूस करोगे उस पर टैक्स लगेगा। तो तीन तरह के टैक्स थे वो। जजिया ज़कात को इसके अंडर नहीं रखेंगे। फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो पहला साउथ इंडिया कैंपेन कहाँ पे था? क्या आल डबल ए लो ना, मतलब चलो, तो क्या होगा? देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेटअप ऑफिसर्स लाइक बरीद एंड मुनैया? तो बरीद और मुनैया किसने सेटअप किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कौन है बार बार कॉल कर रहा है? चलो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। सेवन सिटीज़ मैंने बताया था, एक तो किला राय पिथौरा हो जाएगा, ठीक है, किला राय पिथौरा, ठीक है। दूसरा सिटी ये तो तोमर्स ने सेटअप किया था, ये आपका ये अलाउद्दीन ने सेटअप किया था, ठीक है। देन तुगलकाबाद एक घियासुद्दीन तुगलक ने सेटअप किया था। देन जहाँपना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। देन आपका फिरोज़ाबाद सिटी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देन बाद में आती हैं शेरगढ़, जब मुगल्स के टाइम पे पढ़ेंगे ये, ठीक है, शेरगढ़ और शाहजहानाबाद, ठीक है, शाहजहानाबाद, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हाँ ठीक है, 7 सिटीज़। तो हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड गिविंग कैश में पे करना शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स सेंट हिज आर्मी अंडर मलिक काफूर कमांडर टू कॉन्कर साउथ इंडिया? किसने, कौन दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने की आर्मी भेजी थी अंडर मलिक काफूर? टू कंट्रोल द प्राइसेस, MTS 2024, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। ये CHSL 2024, ये JEE 2024, ठीक है, सारे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन का संग्रह है एकदम, ठीक है। टू कंट्रोल द प्राइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेटअप 3 डिफरेंट मार्केट्स? 3 डिफरेंट मार्केट सेटअप करी थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिर गियासुद्दीन बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट हमने देखा था, एक तो कपड़े के लिए, एक जो ये हॉर्सेज हो गए, मतलब हॉर्सेज हो गए, है ना, कैटल हो गया, स्लेव्स हो गए, एक था हमारा फूड गेन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेटअप 3 डिफरेंट, अगेन वही सेम चीज़, MTS 2024। हु वॉज द फेमस वेनेटियन ट्रैवलर ऑफ 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला? तो केरला विजिट किया था, ये भी कल में हम पढ़ेंगे, ये आपका मार्को पोलो होगा, वेनिस से आया था। हु बिल्ट एन एलिगेंट 2-story शिप पैलेस बिटवीन 2 रिजर्वायर्स नेम्ड जहाज़ महल? तो जहाज़ महल किसने बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का अगर होता तो हम पढ़ते, गियासुद्दीन तुगलक का भी पढ़ते, मोहम्मद बिन तुगलक का भी पढ़ते, लेकिन इन तीनों में से किसी ने नहीं बनाया, गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया। आप बोलेंगे सर इस खिलजी के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन पढ़ा, अलाउद्दीन के बाद वो ओमर करके पढ़ रहे थे, ओमर और मुबारक शाह वगैरह, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ।
क्योंकि ये खिलजी डायनेस्टी से नहीं था। खिलजी डायनेस्टी अगर हम देखें तो 1290 में आई थी और आपका 1320 तक थी, मतलब 14th सेंचुरी। ये भाई साहब ने जो ये जहाज महल बनवाया था वो 15th सेंचुरी की बात है। और ये जो था ये उस समय मालवा वाले जो रीजन हैं वहाँ पे रूल कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। ये वाले जो खिलजी थे उनसे लेना देना नहीं था। ये इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रूल कर रहा था मालवा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे इसने जहाज महल बनवाया। ये जहाज महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो गयासुद्दीन ये वाला जो खिलजी है इसका गयासुद्दीन तुगलक से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी से कोई कनेक्शन है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक टू द थ्रोन। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सक्सेसर कौन था? तो हमें पता है कि उसका जो कजिन है वो आता है और उसके कजिन का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे किसने अटैक किया था? बार बार अटैक किया था, जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी वीक हो गई थी और फाइनली जो तुगलक डायनेस्टी है वो एकदम सकम्ब कर गई, ख़त्म हो गई। मोहम्मद गौरी तो बहुत पहले आया। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था इसके टाइम पे। ठीक है। महमूद गजनवी हमें पता है 11th सेंचुरी एडी के स्टार्ट में आया था। चंगेज़ खान इल्तुतमिश के टाइम का ही है। हु अमंग्स द फॉलोइंग रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो के अगेंस्ट जो है किसने यहाँ पर रेज कर दिया था, जिसको हम खुसरो खान के नाम से भी जानते हैं। तो खुसरो खान के नाम से भी जानते हैं। तो किसने मार दिया था इसको? गाजी मलिक ने, गयासुद्दीन तुगलक। ये वही है बेगम मुबारक शाह की। ठीक है। तो खुसरो खान को मार डाला किसने? गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक ने। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड अजीज खुमर अ वाइन डिस्टिलर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। याद है आपको ज़ियाउद्दीन बरानी, MBT। क्या दिक्कत है सज्जन को, क्या तकलीफ है सज्जन को? तो MBT ने अपॉइंट किया था, जिसको ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब में बताया था तारीख़ फ़िरोज़ शाही में। तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी है? याहया बिन सिरहिंदी ने, जिसमें उसने खिज़्र खान को प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट बताया। ज़ियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकलर, जो हमने देखा तारीख़ फ़िरोज़ शाही और जहानदारी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी और जहानदारी लिखी किसने? ज़ियाउद्दीन बरानी ने। तो जो पहला क्रॉनिकल लिखा वो 1356 में और दूसरा 2 साल बाद उसने लिखा 2 years लेटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सीजल 2022। हु अमंग द फॉलोइंग मोरक्को का ट्रैवलर केम टू द ड्यूरिंग द रेन ऑफ MBT के टाइम पे कौन आया था? अब्दुल रज़ाक अल मसूदी, सुलेमान अल तज़ीरी या फिर इब्न बतूता। बगल में जूता, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक, मोरक्को से आया था। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आपका होमवर्क होगा। ठीक है, करिए ज़रा जल्दी से, ऑर्डर में लगाना है आपको। ठीक है। तो हमें पता है यार, पहले तो गाजी मलिक आया था, 1320 से 1325 तक रहा था। देन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया था, देन फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद या फिर देवगिरी। किसने शिफ्ट करी थी? तो ये था हमारा वाइजेस्ट फूल, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। जिसने कि कौन सा एक नया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, जरा बताएंगे। बेगमपुरी का जो मकबरा है वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द, बेगमपुरी मॉस्क है कहाँ पे? ये आपका दिल्ली में ही पड़ता है, दिल्ली में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का तो सर हमने डबल डोम आर्किटेक्चर पढ़ा था, गुलरुखी पढ़ा था, और जो सिकंदर वो क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर गज एक यूनिट शुरू करी थी। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान दीवाने खैरात, आंसर होगा मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इसको बनाया गया था। टू प्रमोट एग्रीकल्चर, तुगलक ने कौन सा बनाया था डिपार्टमेंट? अब ये मैंने पूछा भी था, CGL 2024 और CPO 2024 और MTS 2024 तीनों में पूछा गया ही है। दीवाने आमिर कोही, दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है। पहला सुल्तान कौन था? JEE में क्वेश्चन पूछा गया जिसने संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्जन करवाया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। किसने? FST ने, ऑप्शन नंबर सी। ख़त्म। अब सारे आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज कि द डैश सल्तनत इज रूल्ड बाय शर्की डायनेस्टी। ठीक है। शर्की डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी? आगरा, दिल्ली, जौनपुर या फिर भरतपुर। तो ये रूल करी थी जौनपुर। जौनपुरी की सिटी किसने डेवलप करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, अपने प्रिंस जौना के लिए। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन्वेडेड मलाया टू लिबरेट देयर ट्रेड विद चाइना। ये क्वेश्चन कोई वजूद ही नहीं बनता, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। बाकी आंसर तो आप बता ही सकते हो, और इसका आंसर तुम अगर ना बता पाए तो ध्यान रखना, तुमको मलाया में ले जाके वहीं पे समुद्र में डुबकियाँ लगा लगा के निकाल के लाएंगे तुमको। ये क्वेश्चन एंशिएंट का है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चोला जो अपनी नेवी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने किया था ना।
ये सब अभी नहीं करना है, ये कल करेंगे। बाकी हमारा लेक्चर ख़त्म होता है आज का। और जिनको भी एनरोल करना है लेक्चर, मतलब रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस चाहिए, नोट्स का चाहिए, क्विज़ का चाहिए, तो वो जाकर यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं बैच में जाके, ठीक है। इसी के अंदर आपको इंग्लिश और कंप्यूटर का बैच भी मिल जाएगा, और सारे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं सब कुछ आपको इसी के अंदर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका कुछ डाउट आउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दिखाई दिया है। बाकी आप अगर यहाँ पर क्वेरी पूछेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर आके, तो भी आपके क्वेरी का आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाके चैट सेक्शन में यहाँ पर टाइप करेंगे अपना डाउट, ठीक है। और ये आपको फ्री मिलेगा इस बैच के अंदर। अगर आपको अलग से इंग्लिश पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से इंग्लिश की क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, ठीक है। ये ई बुक्स हैं जो कि आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू। हाँ 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 निज़ामुद्दीन औलिया किसके कंटेम्प्रेरी थे? वो माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक के थे वो। शेख निज़ामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। ठीक, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। कैकुबाद के बारे में याद रखना है, ठीक है। विशांक अंकित है ना। सबसे लॉन्गेस्ट किसने रूल किया? सबसे लॉन्गेस्ट रूल किया तुगलक डायनेस्टी ने। सबसे लॉन्गेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसी ने रूल किया है, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट अगर देखें तो खिलजी ने रूल किया है। इतना सब कैसे याद रहेगा? रिवीजन से। रिवीजन तो आपको करना ही होगा, ठीक है। लिखा तो है भाई यहाँ पे 1489 से। जजिया जो लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया जाता था, उसको जजिया बोलते हैं। सूफी और भक्ति मूवमेंट भी करेंगे, लेकिन अभी हम कल विजयनगर और वो करेंगे, और उसके बाद मुग़ल शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस वजह से भी कि मेडिवल में पूरा ख़त्म करवा दूँ सीजीएल मेन से पहले। और भक्ति और सूफ़ी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब वो सीजीएल मेंस जब हो जाएगा, सीजीएल मेंस, तब वो करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो मेंस देने जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और रिवीजन यार करते रहना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, थैंक यू, धन्यवाद। राजू पट्टी जी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने देखा था, वो महमूद शाह तुगलक है, जिसके टाइम पे अटैक किया था तैमूर ने, ठीक है। जिसके टाइम पे किसने अटैक किया था? तैमूर ने अटैक किया था। ऑलराइट, सागर कुमार आएगी आएगी, ठीक है। टाइम थोड़ा सा लगेगा उसमें, लेकिन बढ़िया आएगी, है ना। उलेमा पोस्ट कौन सी है और किस डायनेस्टी में है? उलेमा होते थे जो जैसे पंडित होते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में, तो वैसे रिलीजियस जो टेक्स्ट होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने के लिए उलेमा होते थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। और उसमें काजी भी होते थे। काजी मतलब जो डिसीजन, फैसला सुनाते थे उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, ठीक है मानसी जी। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन एक बार और बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में ये था भाई, पहला वाला गलत होगा। कल पढ़े थे इसके बारे में कि मंगोल का इन्वेजन हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे, तो पहला वाला गलत होगा। ए और सी गया, 2 या 3 में से कोई एक सही होगा। अलाउद्दीन के टाइम पे मंगोल का असॉल्ट हुआ था दिल्ली में, कुछ टाइम के लिए बिसीज कर लिया था सिटी को, बिल्कुल सही है, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। मंगल और यहाँ तक कि अलाउद्दीन ने लगभग माना जाता है 15 से 30 हज़ार मंगोलॉइड्स को मरवा डाला था। क्यों? क्योंकि उसको शक था कि ये फिर से कुछ ना कुछ ये जो है ये
तख्ता पलट का सोच रहे हैं, तो उसने मरवा डाला था 15 से 30 हज़ार मंगोल्स को। खम होता था वॉर बूटी, भाई जो अब कहीं पे वॉर हुआ, जो भी कैप्चर हुआ, ठीक है, पैसा वैसा उसका 1/5 देना होता था। तो फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या? कोई लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।